होंगे, तैयारी हो सकता है अच्छी होगी, अच्छी है। चलो जी। अच्छा भाई, रिवीजन सेशन की थीम, रिवीजन सेशन की टेक्निक्स ये होंगी कि थोड़ा सा पेस तेज होगा, बट मैं हर एक कॉन्सेप्ट को कवर करूंगा। प्लीज मेक श्योर आप ये सेशंस जितने भी चलेंगे, एक हफ्ता चलेंगे, पर एक हफ्ता आप लाइव लें। इससे होगा ये कि इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। अगर आप बच्चे में, फिर रिपीट कर रहा हूं, अपनी ईज पे सवाल को सॉल्व करेंगे ना, पास नहीं हो सकते। आपको एक टाइम मैनेजमेंट के साथ सवाल करना होता है। लेट्स से अगर एनपीओ का सवाल 20 नंबर का है, तो इट डजंट मीन कि आप उसके अंदर 1.5 घंटा या 2 घंटा जाया करें। आपने विद इन टाइम लिमिट उसको 35 से 40 मिनट में करना होगा, अकॉर्डिंग टू योर लिमिट्स के भाई एक सवाल को कितना टाइम देना चाहिए। तो मैंने कोशिश ये की है कि मैं जितने भी टॉपिक्स करवाऊंगा, इवन 100% ही कराऊंगा, पर 100% टॉपिक्स के अंदर मैं कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज कराऊंगा और एक ऐसा सवाल कराऊंगा जो एग्जाम लेवल का ही होगा, पर जिसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट क्या हो रहे होंगे, टेस्ट हो रहे होंगे। सही है जी। तो आए बिस्मिल्लाह करते हैं सेशन की विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। भाई एक क्विक ओवरव्यू। अच्छा देखो, मैंने कहा था कि भाई ये 2 वे सेशन होगा, पार्टिसिपेटिव सेशन होगा, तो हम अकॉर्डिंगली इसको लेके चलते हैं। मैं एक एक करके पूछूंगा, जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा। सही है जी। पहले हम एक साथ ये देख लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल कंपनीज एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। हाँ जी। एक जो नॉर्मल कंपनी होती है वो काम करती है क्या कमाने के लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए। प्लीज समझिएगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं भाई, नॉर्मल कंपनी। अच्छा भाई, नॉर्मल कंपनी कमाती है प्रॉफिट। एनपीओ जो है अपनी कुछ इनकम कमा के, कुछ खर्चे करके वो निकालता है अपना सरप्लस। पहला बेसिक डिफरेंस ये है। अच्छा जी, जब नॉर्मल कंपनी प्रॉफिट कमा लेती है तो ये जाके एक जगह पे जमा हो जाता है सर, जिसका नाम होता है रिटेन्ड अर्निंग। बहुत सुकून से समझना एक एक बात को। मैंने कहा ये जब सरप्लस कमाती है तो इसको भी कहीं ना कहीं जाके जमा होना होता है, जिसको हम कहते हैं अक्यूमुलेटेड फंड। अच्छा, अब मंतक ये है कि हम इसको अक्यूमुलेटेड फंड इसलिए कहते हैं क्योंकि एक समझो एक तरीके का गुल्लक है, यहाँ पे पैसे जमा होते रहते हैं और ये फंड क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। अच्छा, दोनों कंपनीज में वाजे तौर पे एक और डिफरेंस भी ये है कि जब मैं यहां बात करता हूं तो ये पैसा जो होता है सर, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेबल, यानी हम इसको बांट सकते हैं किस फॉर्म में, डिविडेंड की फॉर्म में। और डिविडेंड कैन बी बोनस एंड डिविडेंड कैन बी कैश। अच्छा सर, आप ये इतना बेसिक से जो करवा रहे हैं इसलिए क्योंकि एमसीक्यूज में इट कैन बी आस्क्ड एनीथिंग, तो ये सुकून से समझना। अच्छा भाई, सरप्लस के बाद हमने कहा ये पैसा आके अक्यूमुलेटेड फंड में जमा हो जाएगा, पर मसला ये है कि यहां पे नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इज अलाउड, यानी किसी भी प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन अलाउड नहीं है। क्योंकि जब एनपीओ बनाया जाता है तो वो किसी मकसद के लिए बनाया जाता है, तो इसके पैसे सिर्फ किस में खर्च होने चाहिए, उसी मकसद में खर्च होने चाहिए। अच्छा जी, पहली चीज ये मुझे समझ आ गई। अच्छा, जब मैं इसकी बैलेंस शीट की बात करता हूं तो इसकी बैलेंस शीट के अंदर सर मेरे पास नॉन करंट एसेट आ रहे होते हैं, करंट एसेट आ रहे होते हैं, और सर इसके बाद आ रही होती है हमारे पास इक्विटी एंड, या बहुत सुकून से समझना, इसकी इक्विटी के अंदर हमारे पास शेयर कैपिटल आ रहा होता है। अच्छा, शेयर कैपिटल मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। हाँ जानी, शेयर कैपिटल क्या होता है? गलत बता दो, कोई मसला नहीं, हम सीखने आए हुए हैं, जल्दी से बताना नहीं आ, चलो जैसे बोलना चाहते हो वैसे बोल लो जानी, कोई इशू नहीं है। ऑनलाइन वालों आप बता सकते हो यार, इट शुड बी पार्टिसिपेटिव जी। अच्छा चलो, हम ये कह सकते हैं कि कंपनी में लगाए हुए पैसे, हाँ भाई साथ साथ बोलना है, कंपनी में लगाए हुए पैसे कौन लगाता है? शेयर होल्डर, जो कंपनी का
मालिक है। वेरी गुड। वापस से सर, शेयर कैपिटल का मतलब ये है कि कंपनी में लगाए हुए पैसे जो कौन लगाता है, जो कौन है कंपनी का मालिक है। चलें जी भाई, हमें ये बात समझ आ गई। हमने कहा इसके बाद आता है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का मतलब है कंपनी के कमाए हुए पैसे, आज तक के कमाए हुए पैसे, क्योंकि हमने अभी ऊपर कंक्लूड किया था कि ये जाके कहां जमा होता है, यानी हर साल का प्रॉफिट कमाऊंगा रिटेन अर्निंग में, हर साल का प्रॉफिट कमाऊंगा रिटेन अर्निंग में। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अच्छा जी भाई, ये आ गई हमारे पास। फिर हमने कहा कि सर इसमें आती है नॉन करंट लायबिलिटीज और आती है हमारे पास सर करंट लायबिलिटीज। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ नॉर्मल कंपनी। पर सर इफ आई टॉक अबाउट एनपीओ, बहुत सुकून से समझना, इसकी भी बैलेंस शीट बनती है सर, इसके पास भी नॉन करंट एसेट्स होते हैं सर, इसके पास भी। अब यहां पे मैं एक डिफरेंस क्रिएट करूंगा, फिर कनेक्ट करूंगा एएसएनपीओ से, तो फोकस होकर सुनना। इधर मैंने कहा था सर, यहां पे हम इक्विटी के वर्ड को रिप्लेस करते हैं फंड्स एंड। देखो यहां पे बखूबी तौर पे फोकस करो, मैंने यहां पे लिखा है अक्यूमुलेटेड फंड्स, अक्यूमुलेटेड। अच्छा, अब पहले बेसिक डिफरेंस सर, एनपीओ का कोई मालिक नहीं होता। एनपीओ का कोई, एनपीओ किसी मकसद के लिए बनाया जाता है। तो सर अब जरा ना अपने फ्रेमवर्क को सही करते हैं, हम फ्रेमवर्क को सही करते हैं। सुनना, अगर मैं आपसे ये कहूं, अच्छा इसमें इतनी सी भी कंफ्यूजन हो तो यू कैन आस्क एनी टाइम, मुझे कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि मुझे एएसएनपीओ सिखा के उठना है, तो फोकस होकर सुनना। अच्छा, अगर मैं कंपनी लगाना चाहता हूँ या कंपनी बनाना चाहता हूँ, तो मैं अगर कंपनी में पैसे डालूंगा कंपनी में, तो मैं कौन हूं उस कंपनी का? शेयर होल्डर, बोले तो मालिक। कंपनी जो एंट्री बनाती है वो कैश करती है डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। पहले बताओ ये बात क्लियर है? कैश करेगी डेबिट, शेयर कैपिटल, ये कंपनी बना रही है एंट्री। अगर तो मैंने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, यानी कंपनी खोली है मैंने। अच्छा, ऑल टुगेदर अगर मैं एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाह रहा हूं, लेट्स से एक हॉस्पिटल बनाना चाह रहा हूं कि भाई मैं बोलूं जिसमें मुफ्त इलाज होगा, तो आई एम नॉट द ओनर ऑफ दैट एनपीओ, बट मैं एक ट्रस्टी हूं, मैं एक ट्रस्टी हूं। अच्छा बात समझिएगा, मैंने क्या किया, मैंने पैसे एनपीओ में दिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, नॉट फॉर प्रॉफिट। मैंने जैसे ही उसको पैसे दिए, किसको पैसे दिए? एनपीओ को। एनपीओ ने एंट्री बनाई होगी कैश डेबिट और कंट्रीब्यूशन इनकम क्रेडिट। यहां समझाना है, कंट्रीब्यूशन इनकम एनपीओ के लिए सीधी इनकम है, एनपीओ के लिए सीधी इनकम है। वापस से रिपीट कर रहा हूं, कंपनी में पैसा लगाना इनिशियली, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत फोकस होकर समझना, कंपनी में पैसा लगाना इनिशियली वो कंपनी में लगाए गए पैसे हैं, कंपनी की कमाई नहीं है। कंपनी कमाएगी इस पैसे को यूज करके, तो तभी वो कंपनी एंट्री बनाती है कैश डेबिट शेयर कैपिटल, ये कौन बनाती है? कंपनी। अच्छा, बेसिक डिफरेंस पता हो तब जाके आपको अकाउंटिंग आएगी एएसएनपीओ की, वरना ये बाउंसर है। अब आगे सुनो, अगर मैंने बीइंग एन इंडिविजुअल किसी एनपीओ में पैसे डाले और मैंने एनपीओ को कहा भाई ये लो पैसे, और मैंने कुछ भी नहीं कहा, तो अब मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं, उसको मैं कहता हूं अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन। क्या कहता हूं भाई? अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन का मतलब यह है कि मैंने किसी पाबंदी के बगैर आपको पैसे दिए हैं, मैंने कहा जो करना है इस पैसे से कर लेना, बट वो जो करना है वो तुम्हारे एनपीओ के मकसद के तहत होगा। अगर आपको किसी नीडी पर्सन को एजुकेशन देनी है तो उसके लिए होगा, अगर आपको किसी नीडी पर्सन का इलाज करवाना है तो उसके लिए होगा। मैंने अपनी कोई कंडीशन, यानी दिस इज फॉर द जनरल पर्पस ऑफ एनपीओ, दिस इज फॉर द, ऑनलाइन वालों यहां तक बात क्लियर है? जल्दी बताओ, दिस इज फॉर द जनरल पर्पस ऑफ एनपीओ। तो भाई फिर एनपीओ में फंड्स कैसे आते हैं? सर लॉजिकल सी बात है, एनपीओ में फंड्स आते हैं इस तरीके से, लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। लोग क्या करते हैं? उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूशंस। क्या कहते हैं? कॉन्ट्रीब्यूशन। चले जी, अब मुझे एक बात समझ आ गई। अच्छा, अगर मैंने कॉन्ट्रीब्यूशन की, कोई पाबंदी नहीं लगाई, तो उसको हम अंग्रेजी में कहेंगे अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन। तो भाई सिंपल सी बात है, एनपीओ कहेगा मुझे कोई पैसे देके कैश डेबिट और कंट्रीब्यूशन इनकम
ये मेरी सीधी इनकम है भाई, मैं क्या करूंगा इसको, और कुछ भी नहीं, मेरे पास पैसे आ गए, जब मैं यूज करूंगा तब की तब देखेंगे। अच्छा आप एक बात समझना, क्या आप इस बात को मानते हो कि जैसे ही इस एनपीओ के पास ये पैसे आए, एक इनकम भी आ गई, अब अज्यूम करो कोई एक्सपेंस नहीं है, अज्यूम करो कोई एक्सपेंस, तो क्या यही मेरा सरप्लस है और यही जमा हो जाएगा अक्यूमुलेटेड। दिस इज हाउ अक्यूमुलेटेड फंड इज मेड अप। अक्यूमुलेटेड फंड ऐसे बनता है कि पैसे जमा होते जाते हैं, पर पहले कमाई होती है एनपीओ की, वो एनपीओ की कमाई सरप्लस कहलाती है, वो सरप्लस कहां जाता है, अक्यूमुलेटेड फंड में। अच्छा फिर अगले साल किसी ने पैसे दिए, अगले साल जो पैसे दिए वो अगले साल का सरप्लस है, और फिर वो अक्यूमुलेटेड फंड में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो दिस इज हाउ इक्विटी ऑफ एनपीओ हैज बीन बिल्ड अप। जबकि कंपनी का इससे कॉन्सेप्ट क्या है, अलग है। पहले बताओ बेसिक बात समझ आई। ये था अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन। तो सर इसके लिए हम कहते हैं कि अक्यूमुलेटेड फंड्स में आपने सबसे पहले एक जनरल फंड खोल दिया, और यहां पे हम लिख देते हैं कि जनरल फंड में प्लस होता रहता है क्या, सरप्लस। इसको सही कर लेते हैं भाई, इसमें क्या प्लस होता रहता है भाई, सरप्लस फॉर द ईयर। यहां तक कोई मसला। ओके जी, अब एक सवाल आया सर, आर accumulated fund and retained earning are same? You can say technically same, accumulated fund, पर क्योंकि वो कंपनी है और ये एनपीओ है, यानी वहां पे भी पैसे जमा होते हैं, कहां पे जाके, रिटेन्ड अर्निंग में। यहां पे पैसे कहां से जमा होते हैं, accumulated फंड में। कोई मसला। अच्छा अब एक चीज, एक बेसिक डिफरेंस और बताता हूं। कंपनी के अंदर लगाए गए पैसे अलग रखे जाते हैं, या बहुत सुकून से समझना इस बात को। कंपनी के अंदर मालिक के, ओनर के लगाए गए पैसे अलग से रखे जाते हैं, तभी हम उसकी एंट्री बनाते हैं, कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, ये उसकी अलग से एंट्री बनती है। पर अगर मैं ऑल टुगेदर बात करूं एनपीओ की, तो एनपीओ के अंदर लगाए गए पैसे वगैरह अलग नहीं होते, जो पैसे हैं वो फंड के पैसे हैं, क्योंकि उस पर कोई रिटर्न। खुद सोचो आप लोगों में कितने ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि डिविडेंड की परसेंटेज शेयर कैपिटल पे लगती है, मुंडी नहीं लाओ, हाथ उठा के बताओ ये क्या होता है, हाँ पता है ना। अच्छा जी चलो अब मैं पूछता हूं, अब मैं एक प्रश्न करूंगा। अच्छा जी तो मुझे ये भी बता दो, क्योंकि मैं भूल गया हूं, कि शेयर कैपिटल पे परसेंटेज क्यों लगती है राफे, शेयर कैपिटल पे परसेंटेज क्यों लगती है। एक बच्चा कह रहा है डिविडेंड देने के लिए। हाँ जी, गलत बता दे, राफे आज सीखने आए, आज धजियां उड़ा दो कॉन्सेप्ट की, बता दो शेयर कैपिटल पे परसेंटेज क्यों लगती है। दो सवाल है मेरे, दो प्रश्न है, आपको दोनों का उत्तर देना है। पहला सवाल, व्हाई द हेल वी कीप शेयर कैपिटल अलग से, एंड व्हाई वी पुट परसेंटेज ऑन शेयर कैपिटल फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड या रिटर्न। दो सवाल है मेरे, अगर यही इंग्लिश में उसने पूछ लिया तो हमारे लिए मसला हो जाएगा। जल्दी। अब मैं पूछता हूं किसी अपने से, और अपने ने अगर दिल दुखाया ना मेरा, तो उसका आखिरी दिन बना दूंगा। एक मिनट रुकिएगा, तू बताएगा, तू हंस रहा है, हाँ तू सही बताएगा, मुझे पता है। जल्दी से सबको बता दे कि लगाए हुए पैसे अलग क्यों रखते हैं। वेरी गुड। कंपनी का कॉन्सेप्ट यह है कि कंपनी के एक से ज्यादा मालिक होते हैं, तो उसके अंदर सबके पैसे क्या हो रहे होते हैं, पूल इन हो रहे होते हैं, तो वो लगाए गए पैसे को हम क्या रखते हैं, अलग रखते हैं। मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूं जो कि बहुत अहम है, ये बात आपके भेजे में ना फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद फिर वो पास करने वाली लाइन है, इसके बाद कोई हेल्प आउट नहीं करेगा। तो बात को समझो, मैं शेयर कैपिटल पे परसेंटेज इसलिए लगाता हूं क्योंकि जितने लोगों ने पैसे लगाए उस पर रिटर्न मिलता है। एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया कल रात को, सही है जी, कि भाई वो भी 2 बजे कॉल करके कि सर हम प्रॉफिट पे परसेंटेज क्यों नहीं लगा रहे, प्रॉफिट पे डिविडेंड क्यों नहीं देते, हालांकि कमाया तो वो है। तो मैंने कहा भाई कमाया तो वो है, मैंने कहा प्रॉफिट को देख के डिविडेंड देते हैं, प्रॉफिट पे डिविडेंड नहीं देते। क्या बोलोगे आज के बाद, प्रॉफिट को देख के डिविडेंड देते हैं, प्रॉफिट पे डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड दिया जाता है जितने पैसे आपने लगाए। भाई अगर मैंने लेट से किसी कंपनी में कोई 1 लाख रुपए लगाए हुए हैं, अगर तो लगाए मैंने क्योंकि गरीब आदमी हूं,
1 लाख रुपए का किसी कंपनी में लगाया तो मुझे रिटर्न क्या उसके प्रॉफिट पे मिलेगा या मेरे लगाए गए पैसे पे? तो आज के बाद इस बात को याद रखना कि शेयर कैपिटल पे परसेंटेज इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो लगाए गए पैसे हैं, और यही कॉन्सेप्ट है कंपनीज के अंदर कि आप लगाए गए पैसे को अलग करते हैं और कमाए गए पैसे को, और डिविडेंड दिया कहां से जाता है? क्योंकि कमाए हुए पैसे तो अलग है। बात समझ आई? पक्की बात है? जिंदा लाशों हाँ या नहीं? यस सर, ऐसे। वेरी गुड, अब बात समझ आती है। वेरी गुड, आगे सुनो। तो सर मुझे अब इस बात का तुम खुद जवाब दे सकते हो क्योंकि हम बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। एनपीओ के अंदर लगाए गए पैसे अलग ही नहीं है। अच्छा, कोई एप्रोप्रिएट आंसर हुजैफा? क्या कह रहे हो भाई? लॉजिकल जैसा हमने शुरू किया, वेरी गुड। इसके अंदर कोई रिटर्न देने की तुकी नहीं है, तुम्हें पैसे अलग भी, तो हम ये कहते हैं कि भाई मुझे लगाए गए पैसे अलग रखने की नीड ही नहीं है क्योंकि मैं कभी रिटर्न, तो जो है वो फंड है, दैट्स इट। बात क्लियर है भाई? यहां तक कोई मसला? क्लैरिटी आई हाँ या नहीं? यस सर, ओके। अब सर जनरल फंड की कहानी समझ आ गई, यानी हमें एक बात पता है, किसी भी एनपीओ के अंदर जनरल फंड दिखे तो वो तुम बोलोगे कि वो आज तक के एनपीओ के कमाए गए पैसे हैं, और वहां पे शेयर कैपिटल अलग से नहीं होता क्योंकि वहां पे कोई रिटर्न की कॉन्सेप्ट नहीं है। वेरी गुड, आगे लेके चलते हैं। फिर मैंने कहा कि भाई एक बंदा आया, वो जाहिर सी बात है मतलब उसकी कोई बंदी हो गई, अंधी हो गई, सही है। उसने बोला यार मुझे दुनिया में तमाम अंधों का इलाज करना है, इतना अमीर हो गया हूं मैं, मतलब मैं नहीं, वो बंदा इधर। अच्छा, अब मैंने कहा कि अब जब मैं पैसे दिए मैंने एनपीओ को, मैंने बोला तेरे को हर बंदी जो अंधी है ना उसका इलाज करवाना है। ये मैंने जो पैसे दिए हैं ये किसके लिए दिए हैं? रिस्ट्रिक्शन के साथ दिए, यानी ये पैसे किसी और मकसद के लिए यूज नहीं हो सकते। अब मैं कॉन्सेप्ट को कनेक्ट कर रहा हूं, जरा फोकस होकर देखना इधर। अब मैं कॉन्सेप्ट को कनेक्ट कर रहा हूं, अब मैं कनेक्ट, पहले मैंने एनपीओ को कनेक्ट किया, अब मैं बातों बातों में डेफल मेथड पे आऊंगा, नाम सुना होगा क्योंकि कोर्स में यही है, ऐसा ही है। आओ एक एक करके। अच्छा भाई, मैं गया, मैंने एनपीओ को बोला प्लीज सुनना। अब यहां से मैं ना कॉन्सेप्ट को कनेक्ट कर रहा हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं, फोकस होकर सुनना है इधर। मैंने कहा, अब मैं एनपीओ के पास गया, मैंने एनपीओ को बोला ये लो पैसे, ये मैंने आपको कंट्रीब्यूशन दी है, ये मैंने आपको, ये पैसे आप सिर्फ इसलिए यूज करेंगे क्योंकि आपने सिर्फ उन लोगों का इलाज करना है जो कि अंधे हैं। सही है जी, बहुत सुनना सुकून से। अच्छा भाई, अब जरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट चेंज हुआ। एनपीओ में मैंने कहा कि एनपीओ के अंदर मेरा जो एनपीओ है वो फॉलो करता है डेफल मेथड। अब मैं यहां से कनेक्ट कर रहा हूं, बहुत बारीकियां हैं इसके अंदर क्योंकि ये अकाउंटिंग नहीं आएगी, आगे वो नहीं होगा, और जहां फंसो वहां मुझसे देन एंड देयर पूछो, मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं आज एक एक करके। अच्छा भाई, एनपीओ ने एंट्री बनाई कैश डेबिट लेट से 1.2 मिलियन। ये क्या है? रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन। ये क्या है? वेरी गुड, आगे सुनो। मैं क्रेडिट क्या करूं? रिस्ट्रिक्टेड फंड। यही सिखाना चाहा था, दिमाग से निकाल दो। एंडोमेंट विंडोमेंट नहीं, तुम लोग गलत कह रहे हो। क्या कह रहे हो भाई? डेफर्ड लायबिलिटी। बात समझिएगा प्लीज फोकस के साथ। इधर 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 प्लीज, इधर फोकस। हमने जब पैसे दिए एनपीओ को तो एनपीओ पे एक कंडीशन लगा दी कि आपने ये पैसे यहां यूज करने हैं। डेफल मेथड का कॉन्सेप्ट ही यही है कि आपने जब तक उसको उस मकसद के लिए यूज नहीं किया तब तक वो आपकी लायबिलिटी है, क्योंकि वो कभी भी वापस मांग सकता है, क्योंकि वो, हमने यहां पे लिख दिया कि ये हमें उसने पैसे दिए हैं फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस। उसने हमें ये पैसे दिए फॉर, दिस इज नॉट माई अक्यूमुलेटेड फंड, ये कोई मेरा रिस्ट्रिक्टेड फंड नहीं है। डेफल मेथड की बात कर रहा हूं मैं, अकाउंटिंग को कनेक्ट कर रहा हूं। अब एनपीओ को कनेक्ट किया, जनरल फंड का कॉन्सेप्ट समझा, अब हम आ गए हैं एनपीओ की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स के ऊपर, और वो बातों बातों में सीख जाएंगे, कोई मसले वाली बात नहीं। अच्छा यानी सर, अब अगर आपको सवाल के अंदर, अब अगर आपको वो सवाल के अंदर ये लिख के दे कि हमने पैसे लिए हैं एक स्पेसिफिक कंडीशन के लिए लिए हैं फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस, तो वो जब तक खर्च नहीं हो जाते तब तक वो मेरी क्या है? लायबिलिटी है।
ये बात समझ आई? अच्छा जी, तो हमने कहा कि सर इसकी इनिशियली प्रेजेंटेशन कैसे होगी, बहुत सुकून से समझना, ये तुम चाहो तो बाद में कॉपी कर सकते हो। इधर मैंने कहा मेरे पास नॉन करंट लायबिलिटीज आ रही होंगी, जिसमें मैं कहूंगा डेफर्ड लायबिलिटी आ रही होगी 1.2 मिलियन की। बाकी भी आइटम्स होंगे मेरी बैलेंस शीट में, बट वन ऑफ आइटम ये होगा, बट वन ऑफ आइटम ये होगा। अच्छा हुआ ये कि फॉर द ईयर में मैं तुम्हें बैलेंस शीट P&L दोनों करके चलाऊंगा, क्योंकि सवाल तुमने करना है इसके बाद जो मैं कराऊंगा। बहुत फोकस होकर सुनना। हुआ ये कि मैंने इसमें से 2 लाख रुपए किसी के इलाज के लिए खर्च किए, मैंने बोले तो एनपीओ ने, तो एनपीओ ने एंट्री क्या बनाई होगी, कैश डेबिट एक्सपेंस फॉर ऑपरेशन या जो भी है, डेबिट कितने से भाई, 2 लाख रुपए से। अच्छा मैं आपको एक फुली प्रेजेंटेशन बताऊंगा कि इसकी अकाउंटिंग क्या होती है, इसकी प्रेजेंटेशन क्या होती है, क्योंकि आपका पेपर अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग दोनों का है। और आप कोई भी सवाल उठा के देखो, उसने कभी भी आपसे अकाउंटिंग नहीं पूछी, क्या पूछी है, रिपोर्टिंग। अकाउंटिंग नहीं आती तो रिपोर्टिंग आप नहीं कर सकते, और अकाउंटिंग आती भी है, रिपोर्टिंग नहीं आती तब भी फेल हो। तो दोनों चीजें आनी चाहिए। सुनो, अकाउंटिंग समझ आई? अच्छा अब मैंने ये कहा, वॉइस नॉट क्लियर, यानी बिल्कुल क्लियर है? अब क्लियर आ रही है आवाज, यानी जल्दी बता दो। ओके अच्छा भाई, हमने ये कहा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। यहां पे इनकम आते हैं और यहां पे एक्सपेंडिचर। क्या मैं कह सकता हूं कि भाई मैं यहां पे दिखाऊंगा एक्सपेंस फॉर ऑपरेशन कितना जी, 2 लाख रुपए। बहुत सुकून से समझना इस बात को, पहला केस करवा रहा हूं, ये आ गया सर 2 लाख रुपए। अब जरा बात समझें, एनपीओ ये कह रहा है कि भाई ये एनपीओ ने अपनी जेब से पैसे नहीं लगाए, मुझे किसी ने पैसे ऑलरेडी दिए थे। तो वो आपको कहता है, ये है एनपीओ यानी एएसएनपीओ का डेफल मेथड की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये कहती है, जब आपने एक्सपेंस इंकर किया ना, आप अपनी लायबिलिटी को रिवर्स करके इनकम बुक कर लें, ताकि वो प्लस माइनस जीरो हो जाए, ताकि वो प्लस माइनस जीरो हो जाए। तो मैं एक एंट्री बनाऊंगा, डेफर्ड लायबिलिटी डेबिट, रिवर्सल ऑफ डेफर्ड लायबिलिटी अगेंस्ट एक्सपेंसेस क्रेडिट। कितने से भाई, मैं इनकम के कॉलम में गया, बात समझिएगा, मैं इनकम के कॉलम में गया, मैंने कहा रिवर्सल ऑफ डेफर्ड लायबिलिटी 2 लाख रुपए, प्लस माइनस क्या हो गया, जीरो। अच्छा अब इसकी मंतक समझते हैं, इसकी मंतक समझते हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या ये पैसे मुझे मेरे जनरल एनपीओ के ऑपरेशन के लिए मिले थे या स्पेसिफिक? तो टेक्निकल बात यह है कि जब स्पेसिफिक के पैसे मिले थे तो टेक्निकली एनपीओ की जेब से तो खुद कुछ भी नहीं लगा। तो अगर मैं इस एक्सपेंस को बुक किए हुए रहने देता, तो आपको नहीं लगता इससे मेरा जो जनरल फंड है वो कम हो जाता? वापस समझे फोकस के साथ। पहली चीज पर कॉन्सेप्चुअली समझना है, इसमें इतनी सी भी कंफ्यूजन है, तुम्हें कसम देके कह रहा हूं कि तुम्हें शर्माना नहीं है, पूछना है, क्योंकि आज वो वक्त है कि तुम सीख के जाओ यहां से। सुनो, क्या मैं कह सकता हूं कि जब मैंने पैसे लिए थे तो मैंने उसको किसी फंड में नहीं डाला था, मैंने लायबिलिटी रखी थी। मैंने क्या रखी थी, लायबिलिटी। भाई अगर फंड में डालता तो फंड मेरा ज्यादा हो जाता ना, तो इट मेक सेंस कि वहां से खर्चा हो रहा है। पर क्या मैंने उसको फंड में डाला या लायबिलिटी में डाला? लायबिलिटी में डाला। पहले बताओ, यहां तक बात क्लियर है? अच्छा फिर वो कहता है जब भी आपको कंट्रीब्यूशन मिले फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस, आप तब तक उसको लायबिलिटी में रखें जब तक उसमें से खर्चा नहीं होता। फिर वो कहता क्या है, जब जब आप खर्चा करेंगे, आपको पता है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर हिट होगा, उससे सरप्लस क्या हो जाएगा, सरप्लस को कम होने नहीं देना, डेफर्ड लायबिलिटी पड़ेगी, उसको रिवर्स करके क्या बुक कर लेना, इनकम, ताकि प्लस माइनस क्या हो जाए। क्योंकि ये अमाउंट कभी, बात सुनना, ये अमाउंट कभी भी जनरल फंड से पर्टेन ही नहीं करती थी, तो आपका वहां पे जाना बनता भी नहीं है। तो सर अब अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि अब अगर मैं रिवाइज बैलेंस शीट बनाऊं अगर, तो रिवाइज बैलेंस शीट के अंदर मेरे पास नॉन करंट लायबिलिटीज में
डेफर्ड लायबिलिटी कितनी आ रही होगी भाई? वो तो 1.2 मिलियन थी, 2 लाख रुपए रिवर्स हो गई। अच्छा, सरप्लस पे क्या इंपैक्ट आया? इसलिए नहीं आया क्योंकि आना नहीं चाहिए। अगर, अच्छा ऐसी लॉजिक है, अगर वो डेफिल मेथड में ये कहानी नहीं सिखाता ना, तो आपको पता है 100% आपका एक्यूमुलेटेड फंड कम हो जाता, जो कि होना नहीं चाहिए, क्योंकि भाई ये स्पेसिफिक पैसे थे, आप उससे अपना जनरल फंड हेड नहीं कर सकते। पहले बताओ ये बात समझ आई? यानी आपके एएसएनपीओ के आईएफआरएस में सिर्फ एक ही लाइन लिखी हुई है, व्हेनेवर कंट्रीब्यूशन हैज बीन रिसीव्ड फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस डेफर्ड लायबिलिटी विल बी बुक्ड टिल द टाइम एक्सपेंसेस हैव बीन इनकर्ड। बात के लिए मैं याद करके आया था बहुत मुश्किल से, सही है? यानी आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि वो लायबिलिटी में तब तक रहेंगे जब तक उसमें से एक्सपेंस इनकर नहीं हो जाता। इफ यू वांट टू कॉपी तो आप कर सकते हैं इसको, इस ट्रीटमेंट को जल्दी से, बदस्ती, गोली गोली। क्या कह रहे हैं? अच्छा ओके, सॉरी यार। आईएफआरएस की लाइन बताएं दोबारा बेटा, अब तो मैं भूल गया, वो याद करके आया था। सिर्फ देखो, रिवर्सल में हमने सिर्फ ये किया कि एक्सपेंस इनकर हो गया ना, तो हमने कहा कि हमारे पास डेफर्ड लायबिलिटीज को रिवर्स करके इनकम बुक कर लेंगे। क्लियर है? रेशियो कैश फ्लो मैं कराऊंगा बिल्कुल। ये लाइन नहीं लिख सकता भाई, बड़ी मुश्किल से याद थी। बिल्कुल ऐसा ही है, जब 200 का एक्सपेंस करेंगे तो फिर हम डेफर्ड लायबिलिटी को रिवर्स करके इनकम बुक करेंगे ताकि उसका इंपैक्ट नहीं आए। स्क्रॉल डाउन करूं उसको? क्लास में बिल्कुल जगह है, आ जाओ। अभी आगे देखते हैं उसको। एक मिनट जानिए सर, ये टाइम रेस्ट्रिक्शन फंड मेथड नहीं है। नहीं, फंड आपका रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड नहीं है कोर्स में। तो शान अभी एक 2-3 केसेस कराए और एनपीओ का कॉन्सेप्ट दिया है, मैं शेयर कर दूंगा। रोहान एंड में 1 मिलियन आ गया ना? यानी स्क्रॉल अप करूं उसको? जी अच्छा, एक मिनट, सॉरी जानी, प्लीज रिक्वेस्ट सबसे है कि सवाल सुनो, हो सकता है कि भाई यही एड्रेस हो जाए सबका सवाल। जी बोलें। वो अभी आगे आ रहा है, वो आगे कराऊंगा, इन्वेस्टमेंट कराता हूँ। सही है, सारे कॉन्सेप्ट हैं, फिर सवाल करेंगे। जी कोर्स में नहीं है। हाँ, साल के स्टार्ट में अगर अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन है ना, तो वो उस साल की इनकम में जाएगा, इनकम से सरप्लस बनेगा, सरप्लस से जनरल फंड में, अगर अनरिस्ट्रिक्टेड है। सही है? ये वाला भी हटा दें सर। अगर एनपीओ, हाँ बिल्कुल ले सकता है भाई, क्यों नहीं ले सकता सर? अगर किसी के साथ जनरल फंड में भी मेंटेन हो उसका हेड, बैलेंस शीट में तो सेम ही रहेगा ना? हाँ बिल्कुल, बैलेंस शीट में सेम रहेगा। अभी देखो इसमें ऐड करते हैं ना आगे। अनरिस्ट्रिक्टेड, देखो वापस से बताता हूं, सुनो जानी इधर। अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन जो होगी वो पहले इनकम बनेगी, इनकम से क्या बनेगी? सरप्लस, सरप्लस से कहां चली जाएगी? जनरल फंड में। ये रिस्ट्रिक्टेड लायबिलिटी में तब तक रहेगी जब तक ये पैसे यूज नहीं हो जाते। सिंपल। हाँ हाँ है भाई, ये हो गया यहाँ तक कॉपी? अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक मिनट, मुझे एक बात बताओ जानी इधर, अगर इसी साल, ये प्लीज सोच के बताना, अगर मैं इसी साल ये पूरे पैसे 1.2 मिलियन इलाज पे खर्च कर देता, तो डेफर्ड लायबिलिटी कितनी रिवर्स होती? पूरी रिवर्स होती, पूरी इनकम बन जाती।
ताकि इम्पैक्ट क्या होता, तो बैलेंस शीट में कितनी आती, 0। पर ये बात याद रखना, यानी सर उसमें पे बातों बातों में ये भी लिखा हुआ है IFRS में कि करंट ईयर के एक्सपेंस के लिए अगर दिए हैं तो वो करंट ईयर में रिवर्स होकर क्या बन जाएगी, इनकम, तो आपकी बैलेंस शीट में कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही। हाँ भाई चले अगले। हाँ तुम कुछ पूछ रहे थे जानी, होती है, अभी आते हैं उस पर। सही है, आगे जी। अच्छा भाई आगे बहुत फोकस के साथ जानी, ऐसे ही बने रहना है आपने ताकि कॉन्सेप्ट खत्म हो पे सवाल पे चले इधर। अच्छा भाई अब अगला केस, अब एक एक नई, अच्छा पहले बताओ जनरल फंड क्लियर है, डेफर्ड लायबिलिटी भी क्लियर है। अच्छा जी अब बहुत सुकून से इस बात को समझना प्लीज, बिल्कुल कराएंगे, कवर कराएंगे सारे टॉपिक। इधर सुनो जानी, फोकस। भाई एक बंदे ने एनपीओ को पैसे दिए, तुम जल्दी जल्दी बताओगे, एक बंदे ने एनपीओ को पैसे दिए, कुछ भी नहीं कहा, क्या बन जाएगी, इनकम। इनकम से क्या बनेगी, सरप्लस। सरप्लस से साथ साथ बोलना भाई, ऐसे ही याद होना चाहिए। एक बंदे ने पैसे दिए एनपीओ को विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, क्या बन जाएगी, इनकम से, सरप्लस से, बेहतरीन हो गया, इसको साइड में लगा दी। एक बंदे ने पैसे दिए फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस, पहले क्या बनेगा, लायबिलिटी, जब जब खर्च होंगे तब तब इनकम, और फिर बैलेंस बच जाएगा। दो चीजें सीख ली। तीसरी चीज, अब वो ये कह रहा है कि भाई मैंने एनपीओ को पैसे दिए, अब मैंने एनपीओ को ये कहा कि जो मैं आपको प्रिंसिपल अमाउंट दे रहा हूं इसको आप अपने पास रखेंगे, इसको कभी भी यूज, तो एनपीओ कहता दे क्यों रहा है भाई, उसने कहा कि भाई इसको आप इन्वेस्ट करना, उसके ऊपर जो रिटर्न आएगा वो यूज करना, इसको हम कहते हैं एंडोमेंट फंड। इसको हम क्या कहते हैं, एंडोमेंट फंड। सर जब ऐसी कहानी होती है तो इसका नाम हमने रख दिया, अच्छा एंडोमेंट फंड की खासियत ये होती है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो यूज करना अलाउड नहीं होता। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, सर इस केस के अंदर ये जो अमाउंट है ये चली जाएगी रिस्ट्रिक्टेड फंड के अंदर, जी जानी, ये भी इसको बोलते हैं, एक मिनट रुक जाओ वापस, पहले ये मोमेंटम में ये खत्म करें फिर उसको भी सुनाते हैं इधर। अच्छा भाई एंडोमेंट फंड, मैंने कहा कि भाई एंडोमेंट फंड की खासियत क्या है, जब भी किसी सवाल में आपको दिखे कि पैसे मिले हैं और वो कह ये रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट टू बी केप्ट एंड नॉट टू बी यूज्ड, तो मुझे बताओ वो कौन सा फंड बन गया, एंडोमेंट फंड। अच्छा इस केस के अंदर, इस केस के अंदर वो कहता ये है कि एनपीओ कैश करेगा डेबिट, लेट से 2 मिलियन से, कितने से, 2 मिलियन से। एंडोमेंट फंड हमने कहा ये आ गया रिस्ट्रिक्टेड 2 मिलियन से। सर मैं यहां पे बखूबी लिख रहा हूं, ये आपकी डायरेक्टली इक्विटी में चला जाएगा। अब फर्क समझते हैं कि वहां पे लायबिलिटी क्यों थी, यहां पे इक्विटी क्यों है, क्योंकि ये भी सवाल आता है, क्योंकि वहां पे वो पैसा यूज होता, ये पैसा कभी भी यूज, तो इसीलिए इसको कहा कि आप सीधा इक्विटी में ले जाएं, इसको डेफर करने की कोई नीड, भाई डेफर तो वो चीज होती है ना जो आगे जाके यूज हो जाए। मुझे एक बात बताओ, क्या कभी ये यूज होगी या हमेशा ही सस्टेन करना है हमें, अच्छा पर इसके ऊपर जो इनकम आएगी वो यूज करनी है। पहले बताओ यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है, यानी सर अब अगर मैं बैलेंस शीट में जाऊं, जो आपने बैलेंस शीट बनाई है, तो सर उस बैलेंस शीट के अंदर जनरल फंड के साथ साथ आपके पास
स्पेसिफिक फंड भी आएगा जिसके अंदर पहला नाम है एंडोमेंट फंड। ये एक और इक्विटी में लाइन आइटम आ गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि सर ये जो एंडोमेंट फंड है आपने जनरल फंड में प्लस क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर आप इसको जनरल फंड में मिक्स करते ना तो ये यूज हो जाता, तो उसकी रिस्ट्रिक्शन का मकसद खत्म हो जाता, जो कि अलाउड नहीं है। पहले तो बात क्लियर है। अच्छा आई कैप में भी एंडोमेंट फंड होता है, सही है जी, जो नीडी बच्चे होते हैं उनके लिए, पर उसकी भी कंडीशन है कि उसका प्रिंसिपल अमाउंट यूज, उससे जो रिटर्न हम कमाते हैं, मतलब आई कैप कमाता है, वो आप उससे हेल्प करते हैं, ताकि बस ये होता किस लिए, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी के लिए, कि बाद में अगर कोई कंट्रीब्यूट ना भी करे तब भी ये कारोबार चलता रहे। क्लियर है? इसलिए इसका नाम क्या रखा, एंडोमेंट फंड। क्लियर है जी? जी यूज नहीं करना। तो ये जो पैसे हैं मैंने किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दिए, लेट से बैंक में रखवा दिए, तो बैंक, सुनो मेरी बात, बैंक में पैसे रखवाए, भाई सवाल ये ऑनलाइन वाले बच्चे ने सवाल किया कि सर अगर यूज नहीं करना तो फिर इसको पैसे कमाएंगे कैसे? मैंने बैंक में पैसे रखे, मैंने बोला भाई ये टर्म डिपॉजिट है, आप 6 महीने के लिए इसको रख लें, तो बैंक ने बोला बिस्मिल्लाह। हमने बोला बिस्मिल्लाह नहीं, आप इस पे हमें क्या दीजिएगा, सूद। सूद लेना देना दोनों पे लानत है, ऐसा ही है। हमने कहा हम लानती हैं एनपीओ, सही है जी। हमने कहा कि भाई हमने पैसे ले लिए, अच्छा भाई हमने कहा क्या मेरा प्रिंसिपल अमाउंट खर्च हुआ या अभी भी वैसे ही है? उसके ऊपर जो इनकम आई मैंने बोला बैंक इसको मेरे अकाउंट में भेज, बैंक ने अकाउंट में भेज के क्या आप उसको यूज कर सकता हूँ? यस, प्रिंसिपल अमाउंट प्रिजर्व्ड है, वो यूज नहीं हो रहा। क्लियर है भाई? अच्छा भाई, तो सर एक ये चीज आ गई हमारे पास एनपीओ की, पहले यहां तक कॉपी करें फिर इसके आगे की इसी फंड की चीजें सिखाता हूं जल्दी जी। इसी इंडोमेंट फंड के तो फिर वो जब आएगा आपकी, देखो वो यही जमा होता है, अभी रिटर्न बता रहा हूँ, वो जमा यही होता है, अभी बता रहा हूँ 2 मिनट, 1 मिनट जानी बता रहा हूँ, कहा 1 मिनट में, अभी तो बताया मैंने दुआ कि हम बैंक में पैसे रखवाएंगे, जो इनकम आएगी ना उसको यूज करेंगे, क्योंकि बैंक में पैसा यूज तो नहीं होगा ना। जी अच्छा इसको 2 मिलियन कर दूं, ओके। यानी यहाँ तक कॉपी हो गया, मैं बिल्कुल दे दूंगा पीडीएफ। हेलो यार, इसको भाई इसको समझा दे या मैं आके समझाऊं? यार इसको बोल अगर नहीं समझ आ रही है तो मैं आके बस समझाता हूँ अपने तरीके से। इसको बोल अभी आनी नहीं चाहिए आवाज, वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ जी यहाँ तक कॉपी हो गया यानी। अच्छा यार प्लीज फोकस इधर यार, बड़ी अहम चीज अभी सवालात में जो है वो हमें कनेक्ट करनी है यहाँ से, प्लीज इधर फोकस के साथ इधर जानी, बातें नहीं, इधर फोकस। अच्छा भाई, अब हमने ये जो पैसे हमारे पास आए थे हमने इसको उठा के कहीं इन्वेस्ट कर दिया, सही है जी। तो अब मुझे बताएं कि उसकी इन्वेस्टमेंट की एंट्री बनेगी, कैश हो गया क्रेडिट, लेट से मैंने इसमें से 1 मिलियन इन्वेस्ट किया और हमने की इन्वेस्टमेंट डेबिट, ये इसको बोला यार सॉरी ये सही करवा रही है मामला, वरना खुद जाके कर लेंगे इधर। अच्छा भाई प्लीज फोकस हो गया, मैंने कहा कि भाई 1 मिलियन इन्वेस्ट कर दी है। अब जैसे कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं ये कह रहा हूं 1 मिलियन मैंने अभी खर्च नहीं किया, खर्च होता तो एक्सपेंस होता। आप याद करें इस बात को, मैंने कहा है कि उसने मना किया हुआ है कि आप ये पैसे यूज करने का मतलब ये नहीं कि इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आप इसको खर्च नहीं कर सकते, खर्चा मतलब एक्सपेंस। भाई एक बार एक्सपेंस हो गया तो वापस नहीं आएगा ना,
ये तो मैंने लेट से बैंक में डिपॉजिट किए, तो क्या ये पैसे एज इट इज मुझे 1 मिलियन भी वापस मिल जाएंगे ना? इसके ऊपर आएगी एक इनकम, इसके ऊपर आएगी एक। अच्छा, हमने कहा जब मैंने बैंक में इन्वेस्ट किए तो उसके ऊपर रिटर्न है 10% का, बहुत सुकून से। सर अगर लॉस हो जाए, अच्छा भाई जुल्करनैन कह रहे हैं कि सर अगर लॉस हो जाए, तो बेटा जब इंडोमेंट फंड के पैसे होते हैं ना, तो मैं ऐसी जगह इन्वेस्ट ही नहीं करता जहां पे लॉस। लेट से मैं कभी शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में लॉस नहीं होता, क्योंकि वो पैसे छाप के आपको दे देगी, खुद भले बैंक करप्ट हो। ऐसा ही है इधर। अच्छा भाई, हमने कहा 10% का रिटर्न है। अब हमने ये कहा कि भाई अब जब 10%, अच्छा एक बड़ी अहम चीज सिखानी है तुम लोगों को, इधर देखना। अब हुआ क्या? हुआ ये कि 10% की इनकम कमाऊंगा मैं, किससे? बैंक डिपॉजिट से। अच्छा, मैं फिर पूछ रहा हूं, क्या मेरे एंडोमेंट फंड के पैसे खर्च हो गए या अभी भी हैं? पर कुछ कैश में, कुछ इन्वेस्टमेंट में, यानी एसेट्स में ही है ना मेरे। खर्चा, खर्चा तब होगा जब एक्सपेंस हो जाए। आगे सुने, अब जो मैंने सवाल बनाया ना उसमें मंतक के कुछ अलग है, बात समझिएगा। उस सवाल में कुछ कहानी ये है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की है ना, देखिए कुछ पैसा होता है जो आपका जनरल फंड का भी तो होता है, और कुछ होता है एंडोमेंट फंड का। अच्छा, टेक्निकली मैंने इनकम कमाई, मैंने कैश रिसीव किया और इंटरेस्ट इनकम आ गई। अब मैंने कहा इस 1 बिलियन पे 10% कितना आता है? 1 लाख। अच्छा, मैंने कहा मुझे 2.20 रिसीव हुए। अब बात बता रहा हूं कैसे। इसमें से 1 लाख रुपए की जो इनकम है, वो जो है हमारे पास, वो एंडोमेंट फंड के जो पैसे इन्वेस्ट किए थे उसकी है। और उसके अंदर रिमेनिंग जो 1.20 है, वो जनरल फंड के पैसों की है। भाई अब दिमाग लगाओ, आपके पास बैलेंस शीट में देखो, ये एनालिसिस होते हैं, रेशियोज में गेम ही यही है। आपके पास जो बैलेंस शीट में कैश मौजूद है, क्या वो पूरा कैश जनरल पर्पस का है या एंडोमेंट फंड का भी है? तो आपने उस कैश में से कुछ इन्वेस्टमेंट्स की, पर आपने जो कैश, अपने पूरे कैश में से पैसे निकाल के इन्वेस्ट किया, उसमें से कुछ पैसा आपने इन्वेस्ट किया था जनरल फंड से निकाल के, कुछ इन्वेस्ट किया था एंडोमेंट फंड से निकाल के। तो क्या मैं आपको ये कह सकता हूं कि मेरे पास जो इनकम जनरेट हो रही है, वो एक फंड के पैसे से हो रही है, दो फंड के? दो फंड के। अच्छा जी, पर अब जब मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाऊंगा, ये तुम लोगों ने जवाब देना है। अब जब मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाऊंगा, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर जो इनकम आएगी, सर यहां पे लिख दिया मैंने इंटरेस्ट इनकम, वो कितनी? 1.20। क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ किसका पैसा आता है? जनरल फंड की कमाई आती है। ऐसा है? अच्छा जी, यहाँ पे 1.20 आ गया। पर सर अब मैं यहाँ पे अगर मैं इक्विटी की बात करूं, तो मेरे पास जो एंडोमेंट फंड था, वो ओपनिंग बैलेंस कितना था? 2 मिलियन। ये फंड का बैलेंस रुपया भी चेंज नहीं हुआ। फिर वो कहता ये, मैं आप उसकी लाइंस को रिपीट कर देता हूं। वो कहता ये है कि वेन एवर देर इज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एंडोमेंट फंड, बात समझना, whenever there is a return on investment from endowment fund, that return should be parked in endowment fund, that return। भाई वो कह रहा है, खुद लॉजिक लगाओ, अगर मैं यहां उसको फेंक दूंगा तो वो कहां चला जाएगा? जनरल फंड में। तो वो तो जनरली यूज हो जाएगा, जबकि यूज होना उस मकसद के लिए। अच्छा भाई, ये तुमने जो सवाल किया था, अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई मैंने कुछ इंटरेस्ट इनकम यहां फेंक दी। क्या आप इस बात को मानते हैं? अब मैं लॉजिकली बात कर रहा हूं, क्या आप इस बात को मानते हैं कि अब आपकी बैलेंस शीट के अंदर, अब आपकी बैलेंस शीट के अंदर कैश भी है, इन्वेस्टमेंट्स भी हैं? मेरा ये मानना है, ये आपका एंडोमेंट फंड 1 मिलियन का कैश मौजूद है, और 1 मिलियन की अभी भी आप ही के पास है। फिर मैं कसम खा के कहता हूं कि 1 लाख रुपए का
इंटरेस्ट इनकम का भी कैश आ गया है, तो क्या मैं कह सकता हूं मेरा पूरा एंडोमेंट फंड 2.1 मिलियन का हो गया? तो सर आपके पास कैश तो 1 मिलियन था, 1 मिलियन, यानी कहने का मकसद ये है कि मेरा एंडोमेंट फंड 2 मिलियन का ही मौजूद है और उस एंडोमेंट फंड पे कमाई कितनी हो गई है? 1 लाख रुपए। तो क्या मैं उसको जनरल फंड में लेके गया या एंडोमेंट फंड में डायरेक्टली? वो बोलता है दैट शुड बी पार्क डायरेक्टली एज इंक्रीज इन नेट एसेट्स, डायरेक्टली इंक्रीज इन नेट एसेट्स। पहले बताओ ये बात क्लियर है? अच्छा जी, यानी सर अब आपको सवाल के अंदर बहुत सुकून से समझना, अब आपको सवाल के अंदर अगर इनकम दी हुई हो तो क्या आप आंखें बंद करके उस इनकम को डायरेक्टली क्या पीएनएल में ले जाएंगे, या ये ध्यान रखेंगे कि वो इनकम का कुछ हिस्सा एंडोमेंट का तो नहीं है? अगर अच्छा एक बात सुनो, इधर एंट्री की सेंस बनाते हैं, इधर सुनना, ये बहुत अहम बात बता रहा हूं ताकि लॉजिक क्लियर हो। डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट देखते हैं। जब ऊपर से कैश इंक्रीज हुआ एसेट साइड के ऊपर, तो नीचे इक्विटी साइड भी इंक्रीज होनी चाहिए ना, ताकि बैलेंस शीट क्या हो जाए, टैली हो जाए। वापस साथ साथ मैंने कहा जब ऊपर हमारे पास कैश डेबिट हुआ है तो नीचे इक्विटी क्या होनी चाहिए, क्रेडिट, ताकि बैलेंस शीट क्या हो जाए, टैली हो जाए। लॉजिकली समझते हैं। मेरा ये मानना है कि इस 220 की इनकम में से 2,20,000 रुपए की इनकम में से 1,20 मेरा चला गया जनरल फंड में। ऊपर कैश कितने का आया, 220, कैश कितने का आया, इनकम में कितना गया, 1,20। अभी भी इक्विटी 1 लाख से कम है, तो इक्विटी में बढ़ाऊंगा ना, पर क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाल के डायरेक्टली फंड में डाल के, डायरेक्टली फंड में डाल के, तो टेक्निकली मेरी इक्विटी भी 220 से बढ़ी और मेरे एसेट्स भी। तो वो यही कहता है कि भाई यू नीड टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन जनरल फंड एंड रिस्ट्रिक्टेड फंड्स। पहले बताओ बात क्लियर है? प्लीज को कॉपी करो और फिर जलील करते हैं उसको वापस से। अभी करते हैं, यूज भी कराते हैं, पहले पैसे ले आए अभी यूज करते हैं। सही है जी। और हम कह रहे हैं सर एंडोमेंट फंड 2 मिलियन के कैसे हुआ? भाई ये देखो, ये रहा 2 मिलियन ही आया था ना मेरे पास। अभी इसको यूज करेंगे, ये बन रही है कैश हुआ है डेबिट 220 से, जनरल फंड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में गया 1,20 और एंडोमेंट फंड में गया है 1 लाख रुपए। तो इक्विटी और एसेट्स अभी भी बैलेंस है, पर क्लासिफिकेशन क्या है, अलग है। ये बात याद रखिएगा। सही है जी अतीक? एंडोमेंट फंड यूज, बेटा पहले पैसे डालने तो अभी निकालेंगे ना, सीख रहे हैं, 1 मिनट। सर इंटरेस्ट इनकम 1 लाख बनती है 10% पे, अल्लाह की कसम इस पे लगाओ 1 लाख रुपए बनेगी। 1 मिलियन इन्वेस्ट किए ना, हाँ भाई इसको यूज कर लें पैसे को। इधर फोकस के साथ जानिए, इधर प्लीज, रिक्वेस्ट है, बातें नहीं इधर। अब हमें इसी एंडोमेंट फंड के लिए जिसने पैसे दिए थे उसने कहा था कि आप ये जो पैसे प्रिजर्व करेंगे ना, ये बच्चों की एजुकेशन के लिए यूज करेंगे। हमने भाई बिस्मिल्लाह, एजुकेशन के लिए यूज करेंगे। जब एजुकेशन के लिए मैं यूज करूंगा तो मेरा कैश हो जाएगा क्रेडिट। लेट से मैंने कोई 35,000 रुपए की फीस भर दी एनपीओ ने, एनपीओ के पास से कैश चला गया। अब मेरा आपसे सवाल है, क्या ये एनपीओ का जो कैश अब यूज हुआ है वो जनरल फंड से हुआ है या एंडोमेंट से? एंडोमेंट से। अब आप लॉजिकली मेरी बात को समझें, क्या मैं 35,000 रुपए एंडोमेंट फंड से यूज कर सकता हूं? क्योंकि 1 लाख रुपए सरप्लस है। अगर मैं 1,20,000 रुपए यूज करता तो मैक्सिमम आई कैन ड्रॉ फ्रॉम हियर 1 लाख, तो बाकी 20,000 रुपए जनरल में चले जाता एक्सपेंसेस में। ये नहीं आई बात समझ? देखिए पहली चीज मैंने कहा कि भाई अगर मैंने यहाँ पे 35,000 यूज किए हैं तो मैंने एंडोमेंट फंड के पैसे यूज किए हैं, तो इसके तुम खुद बताओ इसके एक्सपेंस की हिट क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लूं या डायरेक्टली एंडोमेंट फंड में? तो अब उसकी समरी बताता हूं। वो कहता है जब भी एंडोमेंट फंड होगा ना, उसके आए गए पैसे वहां जमा होंगे, उसके कमाए गए पैसे वहां जमा होंगे, उसके खर्चे वहीं से माइनस होंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अगर हिट करोगे तो जनरल फंड हिट हो जाएगा, जबकि वो उससे पर्टेन नहीं करता। पहले बताओ ये लॉजिकली बात क्लियर है? तो सर इस केस के अंदर मैं अब डेबिट करूंगा एंडोमेंट फंड कितने से भाई,
यहां पे हम एक्सपेंडिचर की हेडिंग डाल देंगे। हाँ भाई, एक्सपेंडिचर कितने का हुआ? 35 का। नेट कितना आ गया आपके पास? यही है 2.65, 2065। ओके जी। यही है सर, इसमें वही है, ASNP वाला फॉर्मेट बनेगा ना, चेंजेस इन इक्विटी जैसा, बिल्कुल ऐसा ही है जी। ऊपर खर्चा करते हैं तो फिर आपका जो जनरल फंड एक्सपेंसेस डेबिट हो जाते हैं। जनरल फंड को डेबिट नहीं करते, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट होता, क्योंकि जनरल फंड को हिट करने का एक ही तरीका है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जी। अच्छा भाई, इधर बात सुन लो जानी। एक सवाल आया कि भाई इसको डेबिट किया हमने, फिर नहीं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्यों लेके जाऊं जबकि मैंने खर्चा यहीं से किया है, तो डेफर्ड लायबिलिटी थी ये। मेरा सवाल पहले ये, क्या तुमने डेफर्ड लायबिलिटी क्रिएट की थी? तो मैं रिवर्स भी नहीं करूंगा। ये पैसे तुमने कहां पार्क किए थे? इंडोमेंट फंड में, तो फिर खर्च भी कहां से होंगे? इंडोमेंट फंड से। क्लियर है? लायबिलिटी, डेफर्ड लायबिलिटी इज अ लायबिलिटी जो बैलेंस शीट के फेस पे आती है, ये इक्विटी है, दोनों में फर्क है। क्लियर है? अच्छा, एक और चीज याद रखो, डेफर्ड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि वो हिट तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर को ही करेगा, बट फ्यूचर में करेगा। सही है जी। अगर इसके ऊपर एक्सपेंस होता तो मैं 5वीं बार बता रहा हूं, अल्लाह की कसम, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से जाता। अच्छा सर, 35,000 रुपए का एक्सपेंस आपने किस अमाउंट से किया है? बेटा ये अजम्पशन है मेरी। सर जब हम इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड, वो अभी आगे आते हैं, अभी बिल्कुल आगे की बातें नहीं करो मेरे से। सर जब तक वो स्पेसिफाई नहीं करेगा तो पता कैसे चलेगा जनरल फंड या, तो बेटा हम कोई नींद में थोड़ी ना के ख्वाब में आके बताएगा, सवाल में लिख के देगा ना। भाई अल्लाह की कसम, सारी चीजें सवाल में गिवन होंगी, वो गिवन है तभी सिखा रहा हूं। अच्छा भाई इधर सुन लो भाई, इधर आखिरी बार जानी, इधर क्या मैं ये 35,000 रुपए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पार्क कर रहा हूं या डायरेक्टली यूज कर रहा हूं इंडोमेंट फंड को? डायरेक्टली यूज कर रहा हूं इंडोमेंट फंड को। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तब जाता जब ये जनरल एक्सपेंस होता मेरा। बात क्लियर है? तो ये उसी फंड से यूज होता तो मैं उसके लिए यूज कर रहा हूँ। सेट है जी। ओके। अच्छा अगर व्हाट इफ, अब तुम लोग बताओगे ताकि रिकैप भी होता है पिछला पूरा, अगर ये पैसे मुझे देता कोई बंदा और ये नहीं कहता कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट प्रिजर्व करना है, तो ये कैश डेबिट होके डेफर्ड लायबिलिटी क्रेडिट होती वापस से। कोई मुझे पैसे देता, बोलता है इस मकसद के लिए यूज करना है और प्रिजर्व नहीं करना, तो एंडोमेंट फंड क्रेडिट होता है डेफर्ड लायबिलिटी। अच्छा फिर जब भी वो खर्चा होता तो वो जनरल फंड के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता, और उस खर्चे को निगेट करने के लिए डेफर्ड लायबिलिटी रिवर्स होती, यानी दोनों कॉन्सेप्ट को साथ लेके चलो। बात क्लियर है भाई? अच्छा यानी हमने ये सीख लिया कि जनरल फंड क्या होता है, हमने ये सीख लिया डेफर्ड लायबिलिटी क्या होती है, हमने ये सीख लिया फ्यूचर एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, हमने ये सीख लिया कि एंडोमेंट फंड का कॉन्सेप्ट क्या है। बात क्लियर है जी? ओके। सर अगर एक्सपेंस 35 से ज्यादा होता इंटरेस्ट इनकम से तो क्या करते? बेटा अभी मैं 10वीं बार बता रहा हूं कि अगर 1,20,000 रुपए का एक्सपेंस होता तो 1 लाख रुपए एंडोमेंट फंड से जाते, 20,000 रुपए जनरल फंड से जाते। क्लियर है? ओके। अब आगे बहुत फोकस के साथ इधर भाई, ये हमने क्लियर कर दिया इनकम वाली कहानी। अच्छा भाई अब बहुत ही अहम बात अभी आगे। अच्छा भाई, बाज औकात आपको कोई डोनेशन देता है या कंट्रीब्यूशन फॉर परचेज ऑफ, कंट्रीब्यूशन फॉर परचेज ऑफ एसेट, बिल्कुल स्पेसिफिक इसके लिए होता है। अच्छा भाई इधर देखिएगा, इसकी दो क्लासेस बनाते हैं।
हाँ जी यार, बहुत फोकस होकर सुनना है इधर। ये भी सवाल में जो भी हम करेंगे उसमें सारे कॉन्सेप्ट टेस्ट होंगे ये वाले इधर। अच्छा भाई, डेप्रिशिएबल, नॉन डेप्रिशिएबल। अच्छा भाई, अब मैंने ये कहा कि मुझे पैसे मिले फॉर द पर्पस के मैं आगे जाके एक एसेट खरीदूं या प्लांट परचेज करूं। अब मकसद क्या, एक्सपेंसेस है या एसेट है? एसेट है, तो ये भी रिस्ट्रिक्शन है। पर जाहिर सी बात है, ये मैं इसके लिए कोई फंड नहीं खोलूंगा क्योंकि डेफल मेथड है, यानी अब तक फंड सिर्फ इंडोमेंट फंड खुला है। अब तक फंड सिर्फ इंडोमेंट फंड खुला है। अच्छा जी, तो हमने क्या किया, इनिशियली डेफर्ड लायबिलिटी को कर दिया क्रेडिट, लेट से 2 लाख रुपए से। अच्छा, मैंने इसको डेफर्ड लायबिलिटी इसलिए रखा हुआ है अब तक क्योंकि वो मुझसे कभी भी पैसे वापस मांग सकता है। अब आगे सुनना, मैंने किया ये पीपी परचेज किया और कैश कर दिया। ये कैसे हो सकता है? बाकी अपने पैसे यूज किए होंगे ना, ये नहीं आई बात समझ? भाई मैं कह रहा हूं बाकी अपने पैसे यूज किए होंगे, तो 5 लाख रुपए आपने पीपी डेबिट किया, कैश किया, क्रेडिट, जिसमें से 2 लाख रुपए आपने यूज किए होंगे, वो जो हमें स्पेसिफिकली इसके लिए मिले थे। कोई मसला? ओके जी, आगे प्लीज सुनना। सर हमने अज्यूम किया कि इस एसिड की लाइफ है 5 इयर्स। बहुत सुकून से देख के, इस एसिड की लाइफ है 5 साल। सर हमने, अच्छा पहले आगे जाने से पहले एक लॉजिकल बात करते हैं। क्या इस बात को मानते हो कि ये जो अभी है ये एसिड है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर को करेगा वे? बहुत सुकून से समझता है इस बात को। भाई क्या हम कह सकते हैं कि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर को अभी हिट नहीं किया? हिट करेगा कब? जब डेप्रिशिएट होगा, क्योंकि इसके बेनिफिट्स कितने साल के हैं? 5 सालों के हैं। अच्छा भाई, मैंने एक काम ये किया, मैंने किया ये कि भाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किया डेबिट 1 लाख रुपए से और अक्यूमुलेटेड 1 लाख रुपए से। अब सुकून से, हाँ, मैं यहां पे कुछ एक्सट्रैक्ट बना रहा हूं इसके। मैंने कहा सर आए बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मैंने कहा कि सर एक्सपेंडिचर में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ रहा होगा कोई 1 लाख रुपए का। यार बहुत फोकस हो गया क्योंकि तुमने अभी करना ही अप्लाई इधर। भाई मुझे एक बात बताओ, ये 5 लाख रुपए इनिशियली पीएनएल को हिट किया या डेप्रिशिएट हो गया? अच्छा, अब मुझे एक बात समझ आ रही है कि इस 1 लाख रुपए के अंदर, बहुत सुकून से समझना है इस बात को, इस 1 लाख रुपए के डेप्रिसिएशन के अंदर 3 लाख भी डेप्रिशिएट हुआ है। अच्छा, हमने कहा इसको ये भी 5 से डिवाइड हुआ है। अच्छा, ये कितना आ गया? 60,000 रुपए, 40,000 रुपए। बहुत फोकस होकर सुनना है इस बात को इधर। भाई डेफल मेथड ऑफ एएसएनपीओ ये कहता है कि भाई ये तो आपने अपनी जेब से लगाए थे, इसका एक्सपेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाए मुझे कोई गम नहीं है, पर ये भी जा चुका है, ये तो तुम्हें एडिशनल पैसे मिले थे ना, तो इसको सेट ऑफ करने के लिए आपने डेफर्ड लायबिलिटी रखी हुई है। तो फिर वो कहता ही है कि जब भी आपको डेप्रिशिएबल एसेट परचेज करने के लिए, डेप्रिशिएबल एसेट परचेज करने के लिए कोई कंट्रीब्यूशन मिले, आप उस कंट्रीब्यूशन को डेफर्ड लायबिलिटी में रखना तब तक जब तक वो खरीद नहीं लेते, और तब तक जब तक वो यूज ना हो जाए। तो हमने इसीलिए उसको प्रिजर्व किया हुआ था डेफर्ड लायबिलिटी को अपने पास, कि जब जब वो डेप्रिसिएशन हिट होगा तब तब मैं इसको रिवर्स करके इनकम बुक करूंगा। तो मुझे आप एक बात बताओ कि सर अब मैं डेफर्ड लायबिलिटी को डेबिट करूंगा और रिवर्सल ऑफ डेफर्ड लायबिलिटी इनकम अगेंस्ट डेप्रिसिएशन, कितने से? 40,000 रुपए से। सर हमने यहां पे शॉर्टकट में रिवर्सल लिखा, तो सर पहले तो ये 0 हो गया था,
सेल्स में अपना पैसा भी लगा हुआ है, तो अपना पैसा जेन्युइन एक्सपेंस है, उसकी नेटिंग बनती नहीं है। तो सर अगर मैं अब इसी केस की, प्लीज सुनना, बैलेंस शीट बनाऊं, तो क्या मैं कह सकता हूं मेरे पास नॉन करंट एसेट्स के अंदर पीपी आ रहा होगा? पीपी तो पूरा आएगा ना, 4 लाख का आएगा ना बेटा। 5 लाख का पीपी था, 1 लाख रुपए से डेप्रिशिएट हुआ, 4 लाख का पीपी आ गया। अच्छा भाई, अब हमने ये कहा हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर, पहले मुझे ये बताओ डेफर्ड लायबिलिटी ओपनिंग कितनी थी? 2 लाख रुपए। ट्रांसफर कितनी हो गई? 160 आ गया। अच्छा भाई, पर प्लीज फोकस होकर सुनना, वेरी गुड। हमने कहा डेफर्ड लायबिलिटी यहां पे आएगी 120, और इसके बाद सर मेरे पास करंट लायबिलिटीज में आ जाएगी डेफर्ड लायबिलिटी, यानी सर ऑल टुगेदर 1,60,000 रुपए की डेफर्ड लायबिलिटी ऐसी है जो कि आगे डेप्रिसिएशन को सेव करेगी। अच्छा देखो, इस पूरे कॉन्सेप्ट का मकसद एक ही है, जो आपको पैसे एसेट के लिए मिले थे ना, वो आपकी जेब से नहीं लगे, उसका एक्सपेंस भी बुक होना नहीं चाहिए। तो आप उसको जब तक, अच्छा फिर मैंने सर ये करंट में क्यों रखा? करंट में इसलिए रखा क्योंकि अगले साल इस पे से 40 जाएगा। बात क्लियर है प्लीज को जी? 120 की आएगी ना बेटा, 160 तो टोटल बची है, इसमें से अगले साल कितना हो जाएगा? 40, और फिर उसके आगे आने वाले सालों में 120, कुल मिला के 160 आना चाहिए। क्लियर है? अच्छा भाई, इधर एक चीज, एक सवाल और है, सर हम नेट में एक्सपेंस पीएनएल में लेके जा सकते हैं? नहीं, प्लीज बात समझिएगा इधर यार, एक अच्छा सवाल है। आप नेट बेसिस के ऊपर पीएनएल में डेप्रिसिएशन को लेके नहीं जा सकते, रीजन वो वरना ट्रेस नहीं होगा। आप डेफर्ड लायबिलिटी को किस तरीके से रिवर्स करने वो फिर देखेगा नहीं, तो आपने ये बताना होता है कि एक्सपेंस टोटलिटी में इतना था, मैंने इसके अगेंस्ट में रिवर्स इतना किया, तो नेट एक्सपेंस मेरा इतना है। सही है जी? तो नेटिंग नहीं कर सकते आप। अच्छा भाई, अहमद रजा इकबाल कह रहे हैं कि सर जब एसेट ले लिया तो लायबिलिटी खत्म नहीं हो जाएगी? मुझे खाली एक बात का जवाब दो, इधर इधर जानी प्लीज। एसेट मैंने खरीद लिया, क्या एसेट डे 1 पे पूरा पीएनएल में गया है या 5 सालों में जा रहा है? तो आप मुझे खुद लॉजिकली एक बात बताएं, अगर अगर मैं इसको डे 1 पे इनकम बना दूंगा, तो फिर आगे फ्यूचर में आने वाला एक्सपेंस सेव नहीं होगा। तो वो कहता है जब जब आपका पीएनएल एक्सपेंस के लिए हेड होगा, तब तब आपने डेफर्ड लायबिलिटी को रिवर्स करके क्या बुक करनी है? इनकम, ताकि वो एक्सपेंस नेट ऑफ होता रहे, उसका इंपैक्ट हटता रहे। क्लियर है भाई? इस केस में जीरो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैंने कुछ अपने पैसे से भी खरीदा है। बात क्लियर है? ओके जी। सर अगर एसेट सिर्फ स्पेसिफिक फंड से लेते, अच्छा भाई मुझे एक बात बताओ, ये वही लॉजिकल बात है, अगर मैं एसेट सिर्फ 2 लाख रुपए का लेता, जल्दी बताओ, अगर मैं एसेट जाने सिर्फ कितने का लेता? 2 लाख रुपए का, तो क्या कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन आता है? कुछ भी नहीं आता, प्लस माइनस क्या हो जाता? 0। क्लियर है भाई साहब? ये भी मैंने बता दिया। एसेट तो बाकी इनकम बन जाती तुम्हारी, डायरेक्टली इनकम। निशा मैं 1,60,000 फिर रिपीट करता हूं भाई, ये 2 लाख रुपए आपको एसेट के लिए मिले थे, डेफर्ड में थे, ये रहे। ऐसा ही है? जल्दी बताओ। अच्छा निशा, अब मुझे एक बात बताओ, मैंने एसेट खरीद लिया, अब मुझे एक बात बताओ, 2 लाख रुपए में से अगर मैं 5 को डिवाइड करूं तो कितना आ गया? 40,000 रुपए। यानी एक साल में जो मैंने एसेट खरीदा है 5 लाख रुपए का, उस 5 लाख के अंदर ये 2 लाख भी तो है, तो ये एडिशनली डेप्रिशिएट हुआ है। तो मैंने कहा उस एक्सपेंस को रिवर्स करने के लिए मैंने क्या बुक किया? इनकम। सही है निशा और फहद? क्लियर है? तो ये मैंने 40 रिवर्स किया, 160 बच गया। डेफर्ड लायबिलिटी में 120 कैसे आया भाई? देखो इधर यार, वापस प्लीज, वापस से शुरू से इधर। अब मुझे एक चीज बताओ इधर बाबू, इधर सब, पहली चीज
इस केस के अंदर मुझे जो कंट्रीब्यूशन मिला है, एक एक करके बताओ, क्या फॉर द पर्पस ऑफ एसेट मिला है या एक्सपेंस? एसेट। अच्छा, मैं जब तक वो एसेट खरीद नहीं लेता तब तक मेरी क्या है वो लायबिलिटी, डेफर्ड लायबिलिटी रखी है मैंने, कैश डेबिट, डेफर्ड लायबिलिटी क्रेडिट। मैंने ये कहा कि भाई डेफर्ड लायबिलिटी रखने का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब जब आपका पीएनएल एक्सपेंस के तौर पे हिट होगा तब तब आप इसको रिवर्स करके इनकम बुक करेंगे ताकि इंपैक्ट जीरो हो जाए। यहां तक क्लैरिटी है? अच्छा, इस केस के अंदर मुझे मिले थे 2 लाख रुपीस, मैंने एसेट खरीदा 5 लाख रुपए का, मैंने 3 लाख रुपए के अपने रिसोर्सेस लगा दिए, ऐसा ही है। अब मुझे आप बताओ कि एसेट की टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 5 लाख के दो कंपोनेंट्स हैं, एक जेब से लगाए हुए पैसे और एक जो दो मिले थे हमें, तो दोनों डेप्रिशिएट होंगे ना भाई। मैं कह रहा हूं मेरा कुल मिला के डेप्रिसिएशन कितना आया था? 1 लाख रुपए, वो ये रहा 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन। पर मैंने कहा इसके अंदर जो वो अमाउंट है जो मुझे मिला था उसका डेप्रिसिएशन बुक तो होना चाहिए, बट पीएनएल पे हिट। तो मैंने जो डेफर्ड लायबिलिटी है उसको 5 से डिवाइड किया, 40,000 रुपए का ट्रांसफर कर दिया कहां पे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ताकि इस हद तक का इंपैक्ट क्या हो जाए? जीरो। क्योंकि आप खुद देखें, आपकी जेब से 3 लाख रुपए लगे हैं तो डेप्रिसिएशन भी 3 लाख तक का ही आना चाहिए, 3 लाख पे आना चाहिए। तो अगर मैं अपने 1 लाख के डेप्रिसिएशन को 40 से नेट कर दूं तो बचा कितना? 60,000 रुपए, और आना भी कितना चाहिए? 60,000 रुपए। अब मैंने ये कहा कि भाई 2 लाख रुपए की ओपनिंग डेफर्ड लायबिलिटी में से मैंने 40,000 रुपए जो ट्रांसफर किए वो माइनस कर दिए, तो मेरे पास कुल मिला के डेफर्ड लायबिलिटी का अगले 4 सालों में यूज होने वाला बैलेंस कितना बचा? 160। यहां तक क्लैरिटी है? अच्छा, फिर मैंने कहा कि भाई अब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के उसूलों के हिसाब से इसमें से जो पैसा अगले साल यूज होगा उसको आप करंट में दिखाएंगे, और जो पैसा उसके आगे यूज होगा वो नॉन करंट में दिखाएंगे। तो मैंने यही तो किया अभी यहाँ पे कि जो अगले साल यूज हो रहा है भाई, वो 40,000 रुपए मैंने यहाँ दिखा दिए और बाकी कहाँ दिखा दिए? नॉन करंट में। क्लियर है भाई? जल्दी से बता दो। 7 अगले साल से यूज होगा वो करंट में, और उसके आने वाले सालों में नॉन करंट। सही है? बिल्कुल। चले जी भाई, ये क्लियर है? कॉपी करना ही है, जल्दी जल्दी दस्ती। एक 20 बेटा नॉन करंट में जाएगा ना, एक 20, 40 तो यूज हो चुका ना निशा। हाँ, यहीं से ऊपर से ही नोट करते हैं भाई। ये 2 मिलियन में से 5 सालों में इनकम बननी है ना, तो 1 साल की इनकम निकालिए। नहीं, ये सिर्फ, हाँ, डेप्रिसिएशन तो दोनों का मिला के है ना, पर इसमें से ये नहीं होना चाहिए तो इसलिए रिवर्स कर। बिल्कुल ऐसा ही है। एक मिनट, सबसे पूछ रहे थे, सॉरी। हाँ या जानी, सवाल सुन लो प्लीज, 1 मिनट, सवाल सुन लो। हाँ जी। बिल्कुल। नहीं नहीं, रिस्ट्रिक्टेड फंड नहीं, गलत गलत। देखो, एंडोमेंट फंड इटसेल्फ इज अ रिस्ट्रिक्टेड फंड, स्पेसिफिक फंड का कॉन्सेप्ट नहीं है ना अभी। डेफल है, सब लायबिलिटी है। बात क्लियर है? तुम कहीं और ले गए कहानी को। वही बता रहा हूँ ना, प्रेजेंटेशन कैसे आएगी? एक्यूमुलेटेड फंड की हेडिंग डालोगे, जनरल फंड का ओपनिंग बैलेंस प्लस प्रॉफिट, क्लोजिंग जनरल फंड आ गया। फिर एंडोमेंट फंड की अलग से वर्किंग होगी। ये 2 फंड्स हैं अब तक, जब तक मैं आगे नहीं बताता। सही है? इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बाकी जो भी पैसे आते हैं वो लायबिलिटी बनते रहेंगे। ये 40 ईयर एंड पे ट्रांसफर होगा। करंट एसेट और नॉन करंट एसेट क्या होते हैं? करंट एसेट जो आपके नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस में 1 साल में यूटिलाइज हो जाएंगे या कभी भी यूज हो सकते हैं, और नॉन करंट एसेट जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा हो। खुजैमा, सिंपल, अभी आपके लिए डेफिनेशन ये है। बता दिया ना, डेफर्ड लायबिलिटी में बैलेंस 7।
ये ताजदार, इसको पानी तो बोल दे यार, गरम बोलिए उसको। हाँ भाई हो गया कॉपी यहाँ तक। करंट एसेट नहीं है ना, मेरी एग्जांपल में ही नहीं है तो उसने नहीं डाला। सही है। अच्छा दुआ देखो करंट लायबिलिटीज में इधर। अच्छा यार बातें नहीं भाईजान, जाने मन प्लीज लोगों, जानी बातें नहीं इधर। दुआ देखो अभी भी अल्लाह की कसम डेफर्ड लायबिलिटी में 1,60,000 ही है, पर उसको ब्रेक करके बताया है। अभी सारे कॉन्सेप्ट कराऊंगा ना जानी, फिर एक साल सवाल करा रहा हूं इधर। हाँ भाई, नो भाई मैं बोल रहा हूँ तुम लोग तो सुन रहे हो, मैं तो कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहा हूँ इधर जल्दी से। भाई एक और कॉन्सेप्ट इधर, मैंने ये कहा कि सर अगर ऑल टुगेदर, सर 1,20,000 क्यों लिखा है दुआ मेरी बहन, मैंने ये कहा 2,00,000 रुपए की अमाउंट आई थी, 40,000 रुपए मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर किए, 1,60,000 रुपए बच गया। फिर IFRS की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस 1,60,000 में से 40,000 रुपए अगले साल यूज होगा, 1,20,000 उसके आगे आने वाले सालों में यूज होगा। तो मैंने 1,20,000 तो 40 दोनों लिखा हुआ है। क्लियर है मेरी बहन? प्लीज जल्दी बताओ। ओके सर, अच्छा जी आगे। भाई अब आगे ये मैंने ये कहा अब मुझे कंट्रीब्यूशन मिली है, और वो जो कंट्रीब्यूशन मिली है वो फॉर द पर्पस ऑफ एसिड ही मिली है, बट वो एसिड है नॉन डेप्रिशिएबल एसिड। कौन सा एसिड है भाई? नॉन डेप्रिशिएबल एसिड है। तो मुझे आप एक बात बताओ, सेम केस यार, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्लैरिटी भी आएगी इधर। मैंने यहाँ पे कैश को किया डेबिट 2,00,000 रुपए से, और सर डेफर्ड लायबिलिटी को भी किया क्रेडिट 2,00,000 रुपए से। ऐसा ही है डेफर्ड लायबिलिटी। अच्छा जी अब आगे, मैंने कहा सर मैंने उसको लायबिलिटी में अब तक जानी इसलिए रखा हुआ है, बहुत फोकस होकर सुनना, क्योंकि अब तक मैंने लैंड की एक्विजिशन, अगर मैंने कंडीशन ब्रीच किया आई हैव टू रीपे। क्या चाय भी करा दी हो ईशान के साथ जल्दी। अच्छा भाई कैश डेबिट डेफर्ड लायबिलिटी क्रेडिट, हमने कहा भाई लायबिलिटी क्यों रखी हुई है, क्योंकि अब तक मैंने कुछ परचेस नहीं किया। आगे सुनिएगा। अच्छा आप दोनों केसेस को कंपेयर करते हैं ताकि और क्लैरिटी आए। पहले वाले केस के अंदर भी मैंने डेफर्ड लायबिलिटी देखी थी सब्जेक्ट टू के आगे जाके खरीदूंगा। पहला केस रिवाइज कर रहा हूं, देखना कनेक्शन बनाते हैं। पहले केस में मैंने 5,00,000 रुपए का पीपी खरीदा, जिसमें से 3,00,000 रुपए जेब के पैसे थे, 2,00,000 रुपए वो वाले पैसे थे। ऐसा ही है, डेप्रिशिएट कितना हुआ था? 5,00,000 रुपए। मेरा पहले वाले केस में कहने का मकसद ये था कि पहले केस के अंदर जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था वो 3,00,000 और 2,00,000 दोनों पे हुआ था, किस पे नहीं होना चाहिए था? क्योंकि वो तो मेरी जेब से लगाए हुए पैसे नहीं है ना। तो मैंने क्या कहा, अकाउंटिंग में तो डेप्रिसिएशन पूरे पे चार्ज होगा, तो उसके इंपैक्ट को नलिफाई करने के लिए मैंने डेफर्ड लायबिलिटी रखी हुई है, और टिल द टाइम रखी हुई जब तक एसेट की लाइफ 0 हो जाए। तो मैंने क्या किया, उसमें से कुछ पोर्शन निकाल के इनकम में फेंक दिया ताकि उसका इंपैक्ट क्या हो जाए, 0। और फिर एक बच्चे ने सवाल के साथ ने पूरी इनकम क्यों नहीं बनाई? भाई पूरी इनकम इसलिए नहीं बनाई क्योंकि वो डे 1 पे इनकम बन जाती, तो आगे के सालों में नेट ऑफ करने के लिए कुछ भी। तो डेफर्ड लायबिलिटी, अब मैं एक चीज सिखा रहा हूं, उसको भेजे में फिक्स करो। डेफर्ड लायबिलिटी हम रखते ही इसलिए है ताकि जब जब उससे रिलेटेड एक्सपेंस हो तब तब हम इनको रिवर्स करके इनकम बुक करें, ताकि फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे हिट ना आए। वापस से कह रहा हूं, डेफर्ड लायबिलिटी कब तक मैं रखता हूं? जब तक उससे रिलेटेड एक्सपेंस हो। वापस से ये मर गए तुम लोग, सुनो मेरी बात। मैं कह ये रहा हूं कि डेफर्ड लायबिलिटी में कब तक रखता हूं? जब तक कोई नहीं, जब तक उससे रिलेटेड कोई एक्सपेंस हो। जैसे ही उससे रिलेटेड एक्सपेंस होता है मैं रिवर्स करके क्या बुक करता हूं, ताकि इंपैक्ट क्या हो जाए, 0। तो यहाँ पे भी हमने वही किया था, वो एक्सपेंसेस का केस था, ये एसेट का केस है। क्योंकि एसेट पीएनएल को हिट कब करेगा? जब वो डेप्रिशिएट होगा। तो आई हैव टू वेट फॉर इट कि कब वो डेप्रिशिएट होता है। कोई मसला? क्लैरिटी है भाई? ऑनलाइन में तो जल्दी बता दो, जल्दी से, फौरन से बताओ। गुड है, वेरी गुड। आगे। अच्छा भाई अब इधर देखो,
अब हमने किया ये कि अब हम ₹5,00,000 का, प्लीज सुनना, ₹5,00,000 का हम लैंड परचेस करके आ गए। अच्छा, अब मेरा आपसे एक और सवाल, एक पहले एक रुकना, इसको जवाब दे दूं सर, गुस्सा नहीं होइएगा। लाइबिलिटी के हमने ले लिया एसेट 2 लाख रुपए से, लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, 2 लाख रुपए से बैलेंस शीट टैली होगी ना, है? लाइबिलिटी के एसेट, बेटा लाइबिलिटी से एसेट नहीं लिया, कैश से एसेट लिया, सही है? इधर चलो, इधर सुन लो, फोकस। अब मेरा आपसे एक सवाल है, सवाल ये है कि क्या कभी भी ये एसेट पीएनएल को हिट करेगा? नॉन डेप्रिशिएबल है, कभी भी हिट नहीं करेगा। तो भाई इस केस में एएसएनपीओ के स्टैंडर्ड्स ने ये कहा कि जब भी नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स की एक्विजिशन के लिए आपको पैसे दिए जाएंगे, वंस यू एक्वायर दैट नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, आपकी बल्ली खत्म, आप डायरेक्टली क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे और क्या बना देंगे? इनकम नहीं बनानी, डायरेक्टली जनरल फंड में फेंकेंगे इसको डायरेक्टली। अच्छा सर, रिस्ट्रिक्टेड फंड में इसलिए नहीं क्योंकि ये मेरा ही पैसा है, मैंने इससे लैंड परचेस कर ली ना, क्या कोई पाबंदी है? पर ये एक वाहिद केस है दूसरा जिसके अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा, ये डायरेक्टली जनरल फंड में एज एन इंक्रीज इन इक्विटी, एज एन इंक्रीज इन इक्विटी। अच्छा, फिर लॉजिक है इसके पीछे, वो कहता ये है कि भाई टेक्निकली ये कभी पीएनएल को हिट ही नहीं करेगा, तो आप इसको पीएनएल से जनरल फंड में नहीं लेके जाएंगे, आप डायरेक्टली इसको कहाँ ले जाएंगे? जनरल फंड में। तो सर हमने ये किया कि सर डेफर्ड लायबिलिटी डेबिट और जनरल फंड 5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए से, कितने से? 3 तो अपना है, ये कुछ अपना तो है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा भाई, 3 अपना है, 2 पराया है, सही है जी। पर 2 भी अब टेक्निकली अपना हो गया, पर क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से होते हुए जनरल फंड में गया, डायरेक्टली गया? अच्छा लॉजिक है, फिर कह रहा हूँ लॉजिक है भाई, जब इससे रिलेटेड किसी चीज ने, यार तुम लोग बताओगे, इससे रिलेटेड किसी चीज ने, इस एसेट से रिलेटेड किसी चीज ने कभी पीएनएल को हिट करना ही नहीं है, तो मुझे उसको रूट भी पीएनएल से नहीं करना, डायरेक्टली कहां फेंक देंगे? जनरल फंड में। यानी दिस इज द स्पेसिफिक केस जिसके अंदर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट आपने जैसे ही परचेज किया वैसे ही आप उसको जनरल फंड में फेंक देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं फेंकेंगे। भाई बात क्लियर है? प्लीज केस को कॉपी करो, मासूम से ही तो यही खत्म हो गया। बाकी के 3 लाख का क्या भाई? बाकी के 3 लाख तो इनकम है ही नहीं ना, वो तो कॉस्ट ही मेरी, लग गई पैसे। डेफर्ड लायबिलिटी में कितना पड़ा हुआ था? ओके जी साहब, हाँ जी हो गया कॉपी। ब्रेक नहीं, ब्रेक नहीं होगा आज। ईबीएस के भी कराएंगे, सब कराएंगे जानी। बेटा बाकी 3 लाख का कुछ भी नहीं होगा ना जी? हाँ, अलग से ही आई फाइल से भाई संदेश। जानिए कॉपी हो गया, हो गया कॉपी। ओके जी आगे। अब सर, अब वो वक्त आता है कि हम एक सवाल पे जाएंगे, एक दो कॉन्सेप्ट बाकी हैं इसके, पर अब जो मैं कॉन्सेप्ट दे चुका हूं उसको अप्लाई करने का टाइम है, सही जी। कोशिश मैंने ये की थी कि एक एग्जाम लेवल का सवाल जो कि 1 पेज का है बस, सही है जी, बट उस 1 पेज में मैंने मल्टीपल कॉन्सेप्ट को क्या किया हुआ है, टेस्ट किया हुआ है। पर बिफोर वी स्टार्ट हमें एक स्ट्रेटजी बनानी है, पर स्ट्रेटजी बनाने से पहले आप जरा एक माइंड मैप बना ले मेरे साथ, फोकस हो गया था, ये बड़ी अहम चीज है। और अपने आप से ऑनेस्ट होके
किसी से बात किए बगैर सवाल को करना, टू असेस योर सेल्फ कि क्या तुमसे एएसएनपीओ का सवाल हो पाता है या नहीं हो पाता। क्योंकि अब बच्चे को मसला एएसएनपीओ में आता ना, बेसिक एनपीओ तो कुछ भी नहीं था, सब्सक्रिप्शन इनकम आएगी फेंक देना, मेंबरशिप इनकम आएगी फेंक देना, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। फोकस होकर देखना है। तो पहले कितने लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी किया हुआ है? वेरी गुड, किया हुआ सबने। सर वहां पे जैसे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनता है, यहां पे बनता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स। बहुत फोकस होकर समझना भाई इधर। इसमें सबसे पहले आता है, मैं क्यों ये बता रहा हूं, क्योंकि प्रेजेंटेशन के डिस्क्लोजर के पूरे मार्क्स हैं। सिंपल एनपीओ भी रिवाइज पहले पहले ये कर लेते हैं जानी इधर। अच्छा भाई, जनरल फंड आ गया। जनरल फंड के बाद आता है, आपने मेरे साथ प्लीज सुनना, अभी तक यही दो सीखे ना। अच्छा भाई, अब इधर हम यहां पे जरा इस पे ये बता दें आपको कि इसके ऊपर आप हेडिंग डालते हैं रिस्ट्रिक्टेड फंड, क्योंकि कोई भी बंदा जो इस एनपीओ को पैसे डोनेट करेगा उसके पास रेडिली इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए कि कौन कौन से फंड्स हैं। अच्छा भाई, इसके ऊपर क्या लिखेंगे? अब एक बच्चा होशियारी करता है, बोलता है मैं बर्गर हूँ, ए लेवल्स का हूँ, वो बोलेगा भाई आई डोंट बॉदर कि मैं लिखूंगा नहीं इसके ऊपर कुछ। ओ भाई क्यों नहीं लिखेगा तू यार? आईएफआरएस आईएफआरएस की रिक्वायरमेंट है, आपको कंप्लाई करनी है। मैं आपको एक एक मजे की चीज बता रहा हूँ, सुनना इधर। तुम एफआर टू एफएफआर में आओगे इंशाल्लाह, तब तुम्हें एक चीज बताऊंगा, वहां पे लीगल फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट्स है। यानी एक एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें, फर्म में हुआ ये था कि भाई एक डिस्क्लोजर रह गया था, यानी सिर्फ ये था कि एसोसिएट का जो एड्रेस है हमने वो नहीं डाला था। फर्म में पूरी अकाउंटिंग सही हुई है, ऑडिट किया हुआ, लिस्टेड कंपनी है, खाली आपकी जो सब्सिडरी है ना उसका एड्रेस बताना होता है। वो जो प्रिंसिपल लोकेशंस पे ऑपरेट कर रही होती है हमने वो नहीं बताया था। कहने को छोटी सी बात है, पर ये नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ है। एसईसीपी ने नोटिस लिख दिया कि भाई तुमने डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट मिस की है। अब हमें बॉस कह रहा है कि भाई कौन सी रिक्वायरमेंट तुम लोगों ने मिस की है? बाद में पता लगा कि भाई नाम नहीं बताया था कि कहाँ वो। आप ऐसे तो गूगल पे जाके सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा एड्रेस उसका। पर नॉन कंप्लायंस इज नॉन कंप्लायंस, उसके ऊपर कोई माफी नहीं है। तो आपको फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये फॉर्मेट्स आपने तो अच्छे से दिमाग में रखने हैं। ये फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट्स होती है, इसको आप निगेट नहीं कर सकते। बच्चा कहता है सर मैं सवाल पूरा करके आया था फिर भी मुझे आधे नंबर मिले और मैं फेल हो गया। मैंने कहा देखो ये कैसे पता तेरे को आधे मिले? आधे मिले तो 50 पे आता था। सही है, तो प्लीज इस बात को याद रखना यार, प्लीज। आप पूरा सवाल सही करके आते हैं ना, आप कहते हैं कि आपके एक्सपेक्ट, जब आप पेपर से बाहर निकलते हैं ना, वो मुंशी की तरह लगा के डॉक्टर ये 51 आ गए मेरे में, पास हो गया इधर। सही है, ऐसा नहीं। वो 51 तुम तब कह रहे होते हो कि जब तुमने सिर्फ अकाउंटिंग की है। आप प्रेजेंटेशन को साथ करें, आपके नंबर नहीं कटेंगे। सही है जी, फिर कह रहा हूँ प्रॉपर मार्क्स हैं इसके। आप ये थ्योरी जाके रीड करें एएसएनपीओ को, इसमें बखूबी लिखा हुआ है कि यू नीड टू मेंशन अनरिस्ट्रिक्टेड फंड, और फिर उसके नाम भी बताने कौन कौन से फंड्स खुले हुए हैं। भाई बात क्लियर है? आगे सबसे पहली चीज सर यहां पे आते हैं हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस। ओपनिंग बैलेंसेस ये लास्ट ईयर के क्या होते हैं? क्लोजिंग। अच्छा भाई, बहुत फोकस होकर देखना है इधर। अच्छा फिर एक हम चीज यहाँ पे खोल लेते हैं, जैसे ये तो एंडोमेंट फंड आ गया ना, तो अब हमने कह दिया ये यहाँ पे लेट्स से रिसर्च फंड। सुनिएगा, यहां पे मैं एक चीज लिख रहा हूं, ये हमने जो फंड बनाया ये इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड है। ये क्या है भाई? इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड है। इस बात को समझते हैं, सुनिएगा भाई। बाज़ औक़ात होता ही है कि एनपीओ अपने खुद उसूल बनाता है, बोलता है कि मेरा जो भी सरप्लस होगा ना उसका इतना परसेंट मैं इस रिसर्च फंड में डालूंगा। अच्छा, उसका इतना परसेंट रिसर्च फंड में या स्पेसिफिक फंड में डालने का मतलब ये होता है ताकि इसके पैसे सेट असाइड हो जाएं, ताकि इसके पैसे
अच्छा, ये किसी और ने हमें बोला या खुद की मस्ती है? एनपीओ की खुद की मस्ती है, यानी वो जो भी कमाएगी वो इस फंड में फेंकेगी, जो भी कमाएगी। इसको हम कहते हैं इंटरनल ट्रांसफर्स। क्या कहते हैं? इंटरनल ट्रांसफर। यानी सर इसका एक ओपनिंग बैलेंस होगा। अच्छा, ये ओपनिंग बैलेंस आप इस बात को समझें, ये ओपनिंग बैलेंस ऐसे बना होगा कि हर साल कुछ ना कुछ सरप्लस का कोई बैलेंस मैं यहां पे फेंकता आया हूंगा और ये जमा होकर यहां पे आ गया है। अच्छा भाई, अब आगे मैंने कहा कि सर इसके बाद सरप्लस फॉर द ईयर, सरप्लस फॉर द ईयर किस फंड में फेंकें? जनरल फंड में। एंडोमेंट में क्यों नहीं? उसका हिसाब किताब अलग है। हमने कहा कि सरप्लस फंड यहां आ जाएगा, यहां पे कुछ भी नहीं आएगा। वेरी गुड, आगे सुनना है इधर, ये कनेक्शन है, अभी सवाल करना तुमने इसी पैटर्न पे इधर। अच्छा भाई, फिर बहुत फोकस के साथ कॉन्ट्रीब्यूशंस अभी ऊपर सिखाया था, बात समझो तो देखो ये प्रेजेंटेशन है। ऊपर अभी सिखाया था कि किसी ने आपको पैसे दिए और आपको ये कहा कि इसकी प्रिंसिपल अमाउंट आपने प्रिजर्व करनी है, तो वो इस साल की कंट्रीब्यूशन है ना। तो मैंने उसकी एंट्री क्या बनाई होगी? कैश डेबिट एंडोमेंट फंड, ये रहा एंडोमेंट फंड में पैसे आ रहे हैं। बात क्लियर है? उसके पैसे सीधे यहां आ गए। अच्छा, अगर एक तुमसे बात पूछ रहा हूं, अगर मुझे पैसे मिले होते हैं एनपीओ को विदाउट एनी कंडीशन, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आते और वो सरप्लस में आ गए होंगे, वो सरप्लस में आ गए होंगे, उसकी मुझे पंचायत नहीं है, यानी सर वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पार्क हो गए होंगे। पहले बताओ ये दोनों बातें समझ आई? आगे या बहुत फोकस होकर सुनना इधर। इसके बाद हमने कहा ये वाली बात नहीं समझ आई तो अच्छा, अगर मुझे एक बात बताओ, जनरल फंड की भी तो इन्वेस्टमेंट हो सकती है, तो वो उसकी इनकम वहां चली गई होगी, जो कौन सी रह गई होगी इंडोमेंट फंड वाली, वो यहां फेंक देंगे। यानी उसकी एंट्री ये बनी होगी ना, कैश डेबिट इंडोमेंट फंड क्रेडिट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर फंड क्रेडिट। ऐसा ही है, यहां पे आ गई अमाउंट। वेरी गुड। अच्छा भाई, अब एक्सपेंडिचर्स इंडोमेंट फंड के, यानी सर हमने तो यही सीखा है ना कि इसके खर्चे यही से माइनस होंगे, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाले कहां गए? वो वहीं आ गए, वो सरप्लस में आ गए। वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है अपना अलग से, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इधर एक चीज, हाँ भाई, इंटरनल ट्रांसफर्स रख दे जानी, थैंक यू। अच्छा भाई, बहुत सुनिएगा फोकस के साथ इधर। इंटरनल ट्रांसफर प्लीज सुनना, आपको सवाल में लिख के देगा कि एनपीओ की पॉलिसी है कि जो भी सरप्लस आता है उसका 5% यहां से निकाल के रिसर्च फंड में डाल देगा। तो सर ये यहां से माइनस हो जाएगा और यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जैसे आप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर जनरल फंड में फेंकते हैं, यानी जनरल रिजर्व्स में, ऐसा ही है। अच्छा भाई, ये आपके पास क्लोजिंग आ जाएंगे। अच्छा, आपका सवाल था यानी कि प्रेजेंटेशन, सुनो इधर वे जल्दी, बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन सुनो। आप अक्यूमुलेटेड फंड एंड लायबिलिटीज की हेडिंग डालेंगे, उस अक्यूमुलेटेड फंड एंड लायबिलिटीज की हेडिंग में सबसे पहले कौन सा फंड आएगा? फिर आप हेडिंग डालेंगे रिस्ट्रिक्टेड फंड की। किसकी हेडिंग? रिस्ट्रिक्टेड फंड के अंदर दो फंड आ रहे होंगे, एंडोमेंट फंड और रिसर्च फंड। क्लियर है? इसके अलावा कोई फंड नहीं हो सकता। भाई बात क्लियर है? अच्छा भाई सर, जैसे अभी आपने डेप्रिसिएशन बताया था तो वो एक्सपेंडिचर में आएगा ना? भाई देखो, अभी मैंने तुम लोगों को डेप्रिसिएशन बताया था, क्या वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ गया होगा? उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है सर। मतलब इन्वेस्टमेंट इनकम इंडोमेंट फंड को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में प्रेजेंट नहीं करेंगे, बिल्कुल यही कहा है मैंने, बिल्कुल यही कहा है मैंने। इसको कॉपी करना तुम लोगों को, ये क्लियर है? ये तो नहीं करना ना कॉपी। आए जी, एक प्रश्न करें।
बिल्कुल। अच्छा भाई, ये मैं आपको ग्रुप पे भी भेज देता हूं। और यार ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, टू रिवाइज इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ ASNPO। तो बहुत सुकून से समझना है इस बात को, 1 मिनट में भेज रहा हूं मैं। के पैसे है ना, मेडिसिन के थोड़ी ना। बिल्कुल खुशैमा। अच्छा एक चीज इसमें देख लेना प्लीज, इधर फोकस, ताकि गलती नहीं करना है। तो देखो 1 मिनट, यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड फंड इसने दिए हुए 40,000 रुपए। दैट डजंट मीन कि ये फंड है, ये लाइबिलिटी भी हो सकती है। फिर रिपीट कर रहा हूं, ये आप लोग जो पहचानेंगे कौन सा फंड है कौन सी लाइबिलिटी है। एक एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आप अपने हिसाब से कर पाए। इधर देखिएगा, मैं फिर कह रहा हूं, ये बड़ा बेंचमार्क सवाल बनाया, कहने को ये 1 पेज का, बस में जो कॉन्सेप्ट मैंने टेस्ट किया वो तुम्हारी सोच से परे। इधर देखो, 40,000 रुपए का ब्रेकअप देखो यहां दिया हुआ है पहले पॉइंट में। रिस्ट्रिक्टेड फंड ब्रेकअप इज एज फॉलोज। अब मैं जिससे पूछूंगा ना वो बताएगा, तो केयरफुली रीड करना है इसको। सही है जी, ऑनलाइन वाले आप बता सकते हैं। इधर ये कह रहा है भाई बुक्स का फंड है हमारा, वो बोल रहा है इंटरनली इम्पोज रिस्ट्रिक्शन टू ट्रांसफर 5% ऑफ द सरप्लस फॉर द ईयर। वो कह रहा है आपका ओपनिंग फंड 16,000 रुपए का मौजूद है। ये क्या फंड है, ये डेफर्ड लायबिलिटी है। गलत फंड है, इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड अभी सिखाया। ये फंड है, ये रिस्ट्रिक्टेड फंड है, इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड है। पहले बताओ ये बात क्लियर है। यू नीड टू मेक अ बाइफर्केशन बिटवीन व्हाट इज डेफर्ड लायबिलिटी एंड व्हाट इज फंड, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन तो लायबिलिटी भी लगी हुई है ना, हाँ या नहीं। यस सर, आगे सुनो, आगे सुनो, पहले बताओ पहली बात क्लियर है। एक माइंड मैप दे रहा हूं कैसे करना है सवाल को। आगे हॉस्पिटलाइजेशन फंड रीड करके समझ आएगा अभी। अमाउंट रिसीव फॉर हेल्पिंग हॉस्पिटलाइज पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड दी ट्रीटमेंट। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, डेफर्ड लायबिलिटी है। अच्छा यानी सर ये जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है इसको निकाल के मैंने लायबिलिटी बनानी है, ओपनिंग लायबिलिटी है। अब इसमें से जितना खर्च हो जाएगा वो इनकम में ट्रांसफर हो जाएगा, वो इनकम में ट्रांसफर हो जाएगा। देखो फिर रिपीट कर रहा हूं, ये तो माइंड मैप से ना, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू अप्लाई इट। इस सवाल का तो ASNPO पूरा रिवाइज है। वापस सुनो, क्या मैं कह सकता हूं मेरे पास ओपनिंग हॉस्पिटलाइजेशन 10,000 रुपए की मौजूद है, इसमें से इस साल अगर कुछ यूज हो जाए तो वो एक्सपेंस बन गया होगा, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट हो गया होगा। पर इस एक्सपेंस को निगेट करने के लिए मैं यहां से कुछ क्या करूंगा, ट्रांसफर। पर ये याद रखना, ये लायबिलिटी है, ये फंड नहीं है। वो वहां पे ट्रायल बैलेंस में रिस्ट्रिक्टेड में डाला हुआ है, आपको अलग करना है। आगे देखो, परचेज ऑफ लैंड, बात समझिएगा। वो कह रहा है ओपनिंग आपके पास मौजूद है अमाउंट रिसीव फॉर परचेज ऑफ लैंड इन DHA फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपेंशन। अच्छा ये लायबिलिटी फंड है, अल्लाह के बंदो अभी सिखाया, डेफर्ड लायबिलिटी है भाई, डेफर्ड लायबिलिटी है। तो ये अब तक लायबिलिटी क्यों करी हुई है जब तक हमने परचेज। अच्छा देखो इस चैरिक डाल के नीचे कुछ लिखा हुआ है, लैंड हैज बीन परचेज। अच्छा आप जरा ट्रायल बैलेंस में देखें, लैंड दिखती है 25,000 रुपए की, तो सर मिले 10 थे 25 की अपने पैसे। तो फिर इसको इस साल लायबिलिटी में रहने दूं या घुमा दूं, कहां घुमा दूं, डायरेक्ट जनरल फंड में। ये दिमाग चलना चाहिए ऐसे, ये अकाउंटिंग है, ये एप्लीकेशन हो रही है इसकी। देखो सारे कॉन्सेप्ट टेस्ट किए इसमें मैंने। आगे देखो एजुकेशन फंड, ये तुम लोगों ने बता दिया ना, मतलब मजा आ जाएगा जिंदगी में। फॉर फंड फी ऑफ नीडी स्टूडेंट प्रिंसिपल अमाउंट टू बी केप्ट, तो कौन सा फंड है, दिस इज नॉट डेफर्ड लायबिलिटी। वेरी गुड, शुरू हो जाओ जल्दी से। एक नजर इसको देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कुछ इस तरीके से होना चाहिए। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो हम दस्ती अभी डिस्कस करते हैं ताकि आप साथ साथ चलते रहें। 16,500 का सरप्लस है। आप देखें आपकी जनरल कंट्रीब्यूशन आ रही है 78,000 की, क्या ऐसा है? 1 मिनट एक एक करके। इन्वेस्टमेंट इनकम 13,500,
और डेफर्ड इनकम रिवर्सल ऑन हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस कितनी? 1500। नहीं देखो, ये मैंने सिखाया था कि आपने नेटिंग नहीं करनी, डायरेक्ट किया आंसर सही हो जाएगा, प्रेजेंटेशन का मसला हो जाएगा। एक एक करके जानिए, एक एक करके। पहली चीज, अगर मैं सवाल में जाता हूं, ये देखो जरा प्लीज यार फोकस के साथ। अदर एक्सपेंसेस के अंदर देखो 1500 रुपए किसके आ रहे हैं? हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस। यानी सर मुझे इतना पता है कि ये जब अदर एक्सपेंसेस मैं पार करूंगा कितने के, 2500 के, उसमें से 1500 हॉस्पिटलाइजेशन है। जिसके पास मेरी लायबिलिटी मौजूद है उसको रिवर्स करके मैं क्या बुक करूंगा? इनकम। तो वो 1500 की इनकम बुक करूंगा ताकि वो 2500 के एक्सपेंस में से ये 1500 नेट हो जाए। ये तो सीखा हमने अभी। बात क्लियर है? जी आप कुछ पूछ रहे थे, राफे तुम कुछ पूछ रहे थे? वापस से देखो, अदर एक्सपेंसेस के अंदर वो हॉस्पिटलाइजेशन के पैसे भी हैं। तुम्हें लोगों ने हॉस्पिटलाइजेशन के पैसे ऑलरेडी दिए हुए हैं। तुमने उसकी एंट्री क्या बनाई हुई है आज तक? कैश या फिर डेफर्ड लायबिलिटी? तो डेफर्ड लायबिलिटी कब तक रहती है? जब तक खर्चा हो गया ना खर्चा। तो उसमें से 1500 रिवर्स करके इनकम बुक कर रहा हूं ताकि इंपैक्ट जीरो हो जाए। यही था? ओके। मैं कह रहा हूं उसमें सारे कॉन्सेप्ट टेस्टेड हैं। अच्छा भाई, इन्वेस्टमेंट इनकम कितनी दी हुई है सवाल के अंदर? 30,000 रुपए की। और तीसरे पॉइंट में लिख के दे रहा हूं भाई मैं कि 55% ऑफ द इन्वेस्टमेंट इनकम एजुकेशन फंड की है, जो कि एंडोमेंट फंड है। ऐसा ही है। मैंने सिंपल एक काम किया, मैंने सिंपल एक काम ये किया कि भाई इसका 45% जनरल फंड है, तो इसका 45% लेके आ गया। सही है जी? अच्छा, यहाँ पे बुक एक्सपेंस क्यों नहीं आ रहा? वो फंड का है तो वो यूज भी वहीं से ही होगा। जी क्या? ट्रायल बैलेंस में फी फॉर नीडी स्टूडेंट्स, बिल्कुल। हाँ नहीं ना, और पैसे भी तो आए इस बार। हाँ नहीं तो तुम्हें क्या पता ओपनिंग में कितनी इनकम पड़ी हुई थी? तुम्हें ये तो नहीं पता ना जानिए कि ओपनिंग में कितनी इनकम मौजूद थी। हाँ ये वाला 2000? नहीं नहीं नहीं, तुम कितने कह रहे हो? कितने एक्सेस हैं? सही है, लेना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहा है। बट मैं कह रहा हूं कि भाई हमारे पास 2000 रुपये ओपनिंग है। फॉर द ईयर कितने आए? फॉर द ईयर 18,000। यही है ना? 18,000 तो प्रिंसिपल है मेरा। क्लियर है? 2000 ये कितने हो गए? 20,000। इनकम कितनी कमाई? 16,500। अच्छा, कुल मिला के मेरा फंड का एक बैलेंस आ गया। अब मैं कह रहा हूं कि मेरा डिफरेंशियल कितना बचता है खर्चे के बाद? हाँ 20,000 का जो एक्सपेंस हुआ है, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो मेरे पास इस साल इनकम आ रही है वो कितनी है? 16,500 की। मेरा ओपनिंग कितना है? 2,000। अच्छा, 16,500 में 2,000 डाल भी तो तुम कह रहे हो 18,500 बनता है। सही है, बाकी जनरल में जाना चाहिए पर तू वहीं से ले जा। सही कह रहा है। उसका ओपनिंग क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। बस सही है। पर इसमें तुम उसमें से ही ले जाओ, कोई मसला नहीं है। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। चेंजेस इन नेट एसेट्स। क्वेश्चन देख लो भाई।
मैं 1500 वापस से बता देता हूँ भाई। देखो यार, ये 1500 आपने लोगों से पैसे लिए में लायबिलिटी के, सही है, आपने खर्च करना है उसको। वो कह रहा है अदर एक्सपेंसेस के अंदर, बेटा ये दिया हुआ सवाल के अंदर, अदर एक्सपेंसेस के अंदर 1500 हॉस्पिटलाइजेशन का है। तो एक बार जब ये एक्सपेंस के तौर पे आ गया तो अब मैं उसको रिवर्स करके इनकम बुक करूंगा ना, ये तो मैंने अभी सिखाया था जी। बैलेंस शीट कितने पे टैली हो रही है अभी देख लेते हैं। हाँ हाँ तुम करो। 675,000। तो भाई पूरे एक्सपेंसेस है ना, 2500 के पूरे एक्सपेंसेस, उसमें 1500 ये है, तो मैंने 1500 का रिवर्स कर दिया वहां से लायबिलिटी से। अच्छा भाई, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट बनाए, बना रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं आ सकता वाजिद। कैश एंड बैंक दिया हुआ है ना, ओपनिंग नहीं है, क्लोजिंग है। जो ओपनिंग है वो अलग से बताया हुआ है, या एंड ही दिया हुआ भाई। ऊपर देखो ना क्या लिखा हुआ है, नॉन करेंट। क्या मेडिकल इक्विपमेंट एसेट है भाई, डेप्रिशिएट होगा। हाँ रिस्ट्रिक्टेड के दो बनेंगे। ये सवाल देखना है, एक्सपेंडिचर देखना है, एक्सपेंडिचर देख ले भाई। एक मिनट दिखा रहा हूँ भाई। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बिल्कुल मेडिकल इक्विपमेंट की है, क्योंकि उस पे ओपनिंग अक्यूमुलेटेड दिया हुआ है, तो आपने फॉर द ईयर बुक करना है। अभी बताते हैं आपको। भाई मुझे एक बात बताओ, इस सवाल में इधर पहले अप टिल नाउ, इधर सब बच्चे इधर प्लीज फोकस। अप टिल नाउ इनकम एंड एक्सपेंडिचर सबने बना लिया? अच्छा आप जरा फोकस हो गया था, देखो एक एक करके। मैंने सवाल में अभी सिर्फ जो हाईलाइट कर रहा हूं वो कर रहा हूं पीएनएल आइटम्स। इधर देखिएगा, मैंने कहा ये इन्वेस्टमेंट इनकम है, कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड है। अब हमें देखना है इसको कहां कहां क्लासिफाई करना है, वो देखते हैं बाद में। मैंने कहा सर ये एसेट आइटम्स हैं, ये मेडिसिन यूज्ड है हमारे पास, ये अदर एक्सपेंसेस हैं, ये बुक एक्सपेंस है, और ये फी, और ये मैंने वो आइटम्स हाईलाइट कर लिए जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाने के लायक है। पहली चीज क्लियर है। आगे फिर मैंने ये कहा कि भाई अपने आप से पहले ये सवाल पूछो कि ये जो कंट्रीब्यूशन है 1,20,000 का, क्या ये पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा या इसका ब्रेकअप गिवन है? अच्छा हम सवाल में गए, हमने कहा अमाउंट रिसीव्ड फॉर हेल्पिंग हॉस्पिटलाइज पीपल 24,000 रुपए। सर ये मेरी लायबिलिटी को इंक्रीज करेगा, क्योंकि ओपनिंग आपके पास देखो, ये वो वाली अमाउंट है जो फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए दी गई है। और मैंने क्या सिखाया, जब तक वो फ्यूचर एक्सपेंस इंकर नहीं हो जाता तब तक ये किसमें मौजूद रहेगा, लायबिलिटी में।
ओपनिंग ऑलरेडी मौजूद है तुम्हारे पास, यहां तक कोई मसला? नो सर। आगे, अमाउंट रिसीव फॉर एजुकेशन फंड। सर आपके पास एजुकेशन फंड क्या एंडोमेंट फंड है? ये आ गया आपका एंडोमेंट फंड, ये डायरेक्टली इक्विटी में जाएगा। सर अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाने के लिए बचा मेरे पास 78,000। हम गए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 78। कितने लोगों ने ये कर लिया था खुद से? वेरी गुड, इन 78 ही पार्क किया था। ओके आगे, मैंने कहा सर ये पार्क हो चुका। सर इस पे हमने बोला कि भाई ये काम हो गया यहाँ पे। अब इन्वेस्टमेंट इनकम, आइडियली पूरी इन्वेस्टमेंट इनकम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जानी चाहिए, पर यहाँ पे लिख के दिया हुआ है कि 55% किससे रिलेट करती है? एंडोमेंट फंड से। तो सर हमने सिंपल एक काम किया, इसका 45% अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले गए। कोई मसला? अच्छा भाई, हमने ये कहा भाई ये आ गया 13,500 और टोटल कितनी थी? 40,000 रुपए। 30 है। अच्छा भाई, हमने कहा 30,000 रुपए का 45%। ये कितने लोगों ने सही किया था? वेरी गुड। अब आगे सुनो, जब मैं इन दोनों का काम किया हमने, हम आ गए मेडिसिन यूज्ड। ये तो सीधा सीधा एक्सपेंस है। तो सर मुझे एक बात बताओ, मैंने कहा मेडिसिन यूज मैंने यहां से माइनस कर दिया, ऐसा ही है। हम सवाल में गए, प्लीज सुनना यार इधर। हमने कहा सवाल के अंदर मेडिकल इक्विपमेंट के ऊपर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग दिया हुआ है, मतलब इस साल का डेप्रिसिएशन बुक नहीं हुआ। मैं सवाल को और कॉम्प्लेक्स कर सकता था अगर मैं एडिशन डिलीशन दे देता, तो फिर तुम्हें ओपनिंग पे अलग निकालना पड़ता, एडिशन पे अलग, डिस्पोजल पे अलग। वो अपने कॉन्सेप्ट से IAS 16 के, वो साइड में भी हमने एनपीओ कॉन्सेप्ट टेस्ट करना था। मैंने सिंपल क्या किया, जब स्ट्रेट लाइन है तो कॉस्ट डेप्रिशिएट होती है, मैंने इस 2 लाख रुपए को किससे डिवाइड किया? 5 से। तो मेरे पास जानी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आ गया? 40,000 रुपए। क्या आपको अदर एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखते हैं? अच्छा भाई, मैं अदर एक्सपेंसेस पे आया जानी, मैंने कहा कि भाई अदर एक्सपेंसेस आ रहे हैं कोई 2,500 रुपए के। कितने के आ रहे हैं भाई? अच्छा, फिर वो लिख के दे रहा है कि इस 2,500 रुपए के एक्सपेंस के अंदर 1,500 की हॉस्पिटलाइजेशन है। अच्छा, जिसके लिए लोगों ने तुम्हें ऑलरेडी पैसे, वो तुम्हारी लायबिलिटी में मौजूद है, तो क्या उसको लायबिलिटी में रहने दूं या 1,500 की हद तक घुमा दूं? तो 2,500 क्यों नहीं घुमा दे पूरा? बाकी किसी और चीज के लिए उससे मुझे कोई गर्ज नहीं है। तो सर मैंने सिंपल एक काम किया, 2,500 के एक्सपेंस में वो 1,500 भी शामिल है, तो मुझे निगेट कितना करना है? 1,500। तो मैंने इनकम कितने की बुक की? 1,500 की। इस 1,500 की एंट्री ये बनी होगी कि सर आपकी डेफर्ड लायबिलिटी हुई होगी डेबिट, और डेफर्ड इनकम रिवर्सल ऑन हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस क्रेडिट। ऐसा ही है। इन तीनों चीजों में कोई मसला? नो सर। आगे, सैलरी एक्सपेंस शीट दिया हुआ है आपको, आपके पास आ गया 16,500 का सरप्लस, यानी कोई इशू? पक्का? आगे देखो जी, स्टूडेंट फी 3,500 भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा ना, बाकी 16,500 एंडोमेंट से लेस होगा। अच्छा, मैंने वो बताया कि वो सवाल में मैंने बैलेंस तो कम लिखा हुआ, पूरा वहां से ले जाओ। सही है, उसने बच्चे ने भी हाईलाइट किया था, बिल्कुल सही बोला था, आप पूरा वहां से माइनस कर लें। सही है? नहीं, आपने प्रेजेंटेशन अलग से करनी है, पर अलग नेट कर भी दिया तो कोई मसला नहीं है। था क्लियर है मोहम्मद? हाँ। अच्छा भाई, अब आ जाए इधर जल्दी से प्लीज यार, फोकस जारी तुम लोगों ने बताना है। इधर जी भाई, बैलेंस आपको ये ओपनिंग गिवन है। अच्छा भाई, एक चीज इधर 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 प्लीज फोकस के साथ। सर बैलेंसेस में आपको ये बैलेंसेस गिवन है 16,000। प्लीज देखना भाई, ये 16,000 आ गया, ये आपके पास आ गया सर हॉस्पिटलाइजेशन फंड 10,000 का, ये 12,000 और ये 2,000। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या आप ये मानते हैं आपके पास ओपनिंग डेफर्ड लायबिलिटी कोई 22,000 रुपए की होगी? ये क्या है? ओपनिंग डेफर्ड लायबिलिटी, यानी फंड कितने होंगे? 2। एक फंड होगा 16,000 रुपए का, एक फंड होगा 2,000 रुपए का। सर हम यहाँ पे आए, हमने देखा कि भाई ये 16,000, तो वो बाकी अमाउंट कहाँ गई 22,000 की? वो लायबिलिटी है ओपनिंग, वो फंड नहीं है। और सर ये जनरल फंड अलग से दिया हुआ है मुझे, ये कहानी है कोई ओपनिंग की। मैं सिंपल एक बात पूछूं आपसे, क्या जानी सरप्लस यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा?
अच्छा जी, और आपने एक चीज सीखी है, इंटरनल ट्रांसफर्स। क्या इसमें कुछ है 5% वाली कहानी? तो मेरे सरप्लस का 5% 825 है, यहां से निकल के कहां चला गया? बुक्स फंड में। ऐसा ही है। अच्छा भाई आगे, फिर मैंने कहा इन्वेस्टमेंट इनकम जो वहां पे आपने नहीं क्लासिफाई की थी, यहां पे आ गई। कंट्रीब्यूशन 18,000 के इसके अलग से आए, यही है। आगे जी, अब हमने यहां पे, आप जरा फोकस करें, फोकस के साथ। सर ये जो 12,000 रुपए आपके पास, जो आपको लैंड एक्वायर किया था आपने, कितने का? 12,000 रुपए का। नहीं नहीं, लैंड तो आपने 25 का एक्वायर किया, उसको मिले कितने थे आपको? 12,000 रुपए। तो क्या, प्लीज बात सुनिएगा फोकस के साथ, क्या मैं ये कह सकता हूं कि वो लैंड परचेज हो चुका है? पर इसमें से अब 12,000 रुपए लायबिलिटी में रखूं या लायबिलिटी घुमा दें? अच्छा, पर लायबिलिटी घुमा के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेके जाऊं डायरेक्टली इक्विटी में, जनरल फंड में? तो हमने लायबिलिटी को डेबिट करके जनरल फंड को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रूट नहीं हुआ। वेरी गुड। तो सर हम यहाँ पे आए, हमने देखा ये 12,000 से, हमने देखो लिखा हुआ भी है रिवर्सल ऑफ डेफर्ड लायबिलिटी ऑन परचेज ऑफ लैंड। अच्छा एक आखिरी चीज बताओ मुझे, क्यों हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लेके गए इसको? क्योंकि कभी जिंदगी में ये पीएनएल में हिट डेप्रिशिएबल एसेट होता तो हम उसको अकॉर्डिंगली पार्क करते हैं, कोई मसला। अच्छा भाई आगे, फिर मैंने कहा एक्सपेंडिचर इंकर्ड, आई थिंक बुक एक्सपेंस अलग से दिया हुआ है, और ये 20,000 रुपए अलग से दिया हुआ है। सर आपके पास क्या क्लोजिंग फंड्स आ गए? क्लोजिंग फंड्स आ गए। अब ये क्लोजिंग फंड्स लायक हैं कि ये कहां पार्क होंगे? बैलेंस शीट में। अच्छा जी, ऑनलाइन में तो जल्दी बता दो यहां तक, और तुम सब क्लैरिटी है यहां तक? पक्की बात है, मैं फिर बता रहा हूं, दिस इज अ बेंचमार्क क्वेश्चन टू रिवाइज दैफुल मेथड। क्लियर है? आगे। अच्छा भाई पीपी, हाँ डिस्कस कर लेते हैं ना, इधर आ जाओ। अच्छा भाई पीपी, सर 20,000 रुपए इधर से क्यों लेस हुआ? कौन सा 20,000 रुपए? जानी 20,000 रुपए एक्सपेंडिचर इनकर्ड है ना, एजुकेशन फंड का। ये रहा जी, एक्सपेंस फॉर नीडी स्टूडेंट्स, ये रहा ना अलग से। अच्छा आप प्लीज देखो भाई, आपके पीपी की कॉस्ट कितनी थी? 2 लाख रुपए, ऐसा ही है इधर। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, ये 80,000 कैसे हो गया? अक्यूमुलेटेड है, 40 40 80 हो गया। अच्छा भाई बेटा, अगर आपने IS 16 के कॉन्सेप्ट्स याद हो, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट विल बी प्रेजेंटेड एज अ सिंगल लाइन आइटम, एज अ सिंगल लाइन आइटम। इसका ब्रेकअप आता है नोट्स में, तो आपने एक साथ बताना है, इसके भी मार्क्स होते हैं। पीपी एक साथ, चलो खैर वो अभी तो सही है, बट पीपी एक साथ आना चाहिए। क्लियर है? ओके। अच्छा भाई इन्वेस्टमेंट्स, देखो है तो एनपीओ की इन्वेस्टमेंट में किसी भी रंगो नस्ल की हो, एक साथ आएंगी। अच्छा भाई इन्वेंट्री का बैलेंस गिवन है, और कैश इन बैंक भी गिवन है। आपके पास आ गया ये 675,000। अच्छा भाई इसके बाद जनरल फंड आपने निकाल लिया था, और सर आपके पास यहां पे क्या, नहीं तो मैंने तो जानी वो टोटल एक सब पर बता सकते हो तुम ब्रेकअप के साथ, पर मैंने वहां पे रेफर कर देना ना तो सीधा सीधा। अच्छा भाई तो सर हमने क्या किया, इन दोनों को सम किया, तो अमाउंट कितनी आई? 29,825। अच्छा अच्छी प्रेजेंटेशन ये होगी कि रिस्ट्रिक्टेड फंड के नीचे दो हेडिंग डाल दें आप, दोनों पता लग जाए। क्लियर है? अच्छा भाई ये कॉन्सेप्ट देख लो डेफर्ड लायबिलिटी का, प्लीज खुदा के वास्ते इधर। ओपनिंग कितना था? 10 और 12, 22,000 था। ये 12 क्या है भाई? जो ट्रांसफर हुआ। और ये 24,000 क्या है? जो इस साल मिले। और ये 1,500 क्या है? जो हमने रिवर्स किया, यानी रिवर्सल्स माइनस हो गए, एडिशंस ऐड हो गई, और ये आ गया हमारे पास 32,500। और ट्रेड पेबल गिवन है क्लोजिंग आ गया मेरा 675,000। भाई बात क्लियर है? पक्की बात है? एनपीओ के कॉन्सेप्ट रिवाइज हुए, बेहतरीन हो गया। क्लियर है? और सवाल भी हो गया भाई? गुड है जी।
1500 भाई देखो अतीक, सिंपल सी बात है, मैंने 1500 का एक्सपेंस किया है हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, अदर एक्सपेंसेस में शामिल है, तो मैंने उसके रिलेटेड रिवर्सल मार दिया। ये पैसे रिसीव हुए ना कंट्रीब्यूशन में, ये देखा, ये वाले, सही है। अच्छा आप दो तीन चीजें इधर प्लीज, एक मिनट खाली, आखिरी चीज पे मैं कंक्लूड करूंगा इसको, इधर फोकस के साथ, इधर सारे बच्चे प्लीज। पहली चीज, अगर आपको कोई कंट्रीब्यूशन मिले और वो ये कहे कि आपने 2 सालों तक इसका खर्चा करना है, वापस से प्लीज सुनना, दो में फर्क रखो, खाली आखिरी चीज कंक्लूड कर रहा हूं, पे खत्म करता हूं उसको, प्लीज सुनिएगा। इधर मैं यहां पे इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूं ताकि फिर आप इसको अकॉर्डिंगली देखें। आखिरी चीज है ताकि खत्म कर लें AS&PO को हम, मैं भेज दूंगा सोल्यूशन, इधर देख लो पहले सब। पहली चीज बता रहा हूं जो हमें याद रखनी है, मैंने अभी जो सवाल सिखाया आपको या चीज बताई, उसने आपको पैसे दिए, आपने बोला यहां खर्च करने, तो जब जब एक्सपेंस हुआ तब तब मैंने रिवर्स किया, जब जब तब तब मैंने। अच्छा आप ऑल टुगेदर बहुत सुकून से समझते देखो, वरना ये मिस हो जाएगा। अली प्लीज सुनना ये बात, मैंने ये कहा मैंने पैसे दिए, मैंने बोला कि भाई यहां खर्च करने हैं, तो जब जब एक्सपेंस हुआ तब तब मैंने लायबिलिटी रिवर्स करके, इनकम बुक की सवाल में भी था 1500। व्हाट इफ वो ये कह दे कि ये लो पैसे 2 सालों तक आपने खर्चा करना है, तो आप 2 साल एक्सपेंस करते रहेंगे, इनकम आप बुक करेंगे 2 साल बाद जाके। इनकम कब करेंगे? क्योंकि वो कहता ये है कि आप पे कंडीशन है 2 सालों तक की, आपका राइट कब बनेगा? 2 साल के बाद, तो इनकम आप ले जाएंगे 2 साल के बाद, ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है। फिर रिपीट कर रहा हूं, वापस सुनो, अभी जो हमने केस किया, उसने पैसे दिए, उसने बोला यहां पैसे लगा लेना, कोई टाइम बाउंड कंडीशन नहीं है। अच्छा व्हाट इफ वो ये कह दे ये लो 2 लाख रुपए, 2 सालों तक खर्चा करना है, तो आपका राइट कब एस्टेब्लिश होगा? तो वो कहता है इस केस में आपके ऊपर पाबंदी है, आप 2 सालों बाद इसको इनकम में ले जाना, उससे पहले आप नहीं लेके जा सकते, टाइम बाउंड कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? अच्छा अब इस केस में हमने क्यों नहीं किया था टाइम बाउंड? उसमें कोई कंडीशन नहीं थी, पहले बताओ, बात क्लियर है? पक्की बात है जी? नहीं, डिवाइड बाय 2 करके नहीं हो सकता, ये अलाउड नहीं है, AS&PO में अलाउड नहीं है। एक मिनट भाई, हाँ जी। नेट एसेट्स अभी PDF दे रहा हूं ना, नहीं कर सकते ना, कुछ भी नहीं मना है ना, वो तो तब है जब टाइम बाउंड नहीं है। दोनों कंडीशन तो दोनों साथ ही तो दी है, टाइम बाउंड तो फंस गए आप। अच्छा जी भाई चले, आई होप यू हैड सम बेनिफिट। ऐसे सारे टॉपिक्स मैंने करवाने जीरो से लेके आखिर तक। वे बच्चे ने रिक्वेस्ट की है कि सर ऐसे ही सवाल और देते हैं 2-3, तो मैं दे दूंगा, कमिटमेंट है मेरी। चलिए जी मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। अभी भेज रहा हूँ।